का आगाज करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के नाम से हम आगाज़ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस बैच में जिस तरह हम लेके चले चीज़ों को, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के जो एफर्ट्स हों उसको रायगा नहीं जाने दें, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला उन सब के करियर में जो है वो इसको एक खुशाइन चीज़ के तौर पर ऐड करे। और दिल से आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। ठीक है, ये बस आखिरी दफ़ा मैंने मीठे तरीके से आपसे बात की है, पूरे बैच में आपने गालियाँ खानी है मेरी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं जनाब, जल्दी 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 आगे बैठो, शाबाश। सर 1.5 पे कैसे देखेंगे? तो लाइव 1.5 पे देखना चाह रहा है भाई, हैं? कौन सी ख्वाहिश है ये? अच्छा जी, सर सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट लास्ट अटेम्प्ट में आई, आपने सिलेबस में ऐड किया, कोर्स में ऐड किया, और इसके लिए एफर्ट शायद मेरे ख्याल में कुछ 10 साल से लोग कर रहे थे यार ये एक सब्जेक्ट जो है वो ऐड होना चाहिए, क्योंकि आप बीएफडी जाके पढ़ते हो फाइनल में, ठीक है, और नीचे कोई पेपर नहीं है बीएफडी का। तो आईकैप से 10 साल से लोग कह रहे थे कि आप एक पेपर इंट्रोड्यूस करें, लेकिन जगह नहीं बन रही थी पेपर की। पेपर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वैसे ही हमारी जो है वो क्वालिफिकेशन बाकी दुनिया में 14-15 पेपर पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो जाती है, आईकैप अभी भी 21 पेपर्स पे। तो एक और पेपर ऐड करने का मतलब है आप इंटरनेशनली और कंपटीशन में पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो मैं नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, पूरा सेशन नोट पैड पे पढ़ाएंगे, नोट पैड पे ही पढ़ाएंगे और किस तरह पढ़ाएंगे? नोट पैड तो नहीं है, ये वन नोट है, लेकिन करते बात उसके ऊपर, ठीक है। तो जब ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो आईकैप ने ना सिर्फ इस स्टेज पे पेपर इंट्रोड्यूस किया, एक बीएमडी के आगे भी इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने कहा आपको चाहिए था ना पेपर, तो हम एक काम करते हैं 2 पेपर इंट्रोड्यूस करते हैं, जो बीएमडी है उसको सैंडविच बना देते हैं, ठीक है जी। एक है छोटा बीएमडी, फिर एक है बीएमडी, और फिर एक बड़ा बीएमडी है, ठीक है जी। तो एमएसए 2 भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो इसका मतलब है बीएमडी हमारे कोर्स में, ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो ये आपको फाइनल में भी मिलेगा सीफैब में, और फिर सीफैब के बाद आपको एमएसए में भी जाके एक पेपर देना है जो एमएसए 2 का पेपर है, ठीक है जी। वो भी आप बीएमडी और बीएम का ही एक पेपर है मिला के। अच्छा जी, मैं सबसे पहले सर इसको लेके चले सर, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर किसी बच्चे ने लास्ट अटेम्प्ट का पेपर दिया हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने 2 कॉपीज में आंसर लिए हैं इसके, ठीक है। मैनेजरियल पार्ट का आंसर अलग लिया है और एनालिसिस पार्ट का आंसर, फाइनेंशियल एनालिसिस का आंसर अलग कॉपी पे लिया है। 2 अलग अलग पार्ट्स आईकैप ने, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों अलग अलग पार्ट्स में जवाब दिए, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा कि इसमें एक पार्ट थोरोली कंप्यूटेशनल है और एक पार्ट जो है वो ऐसी थ्योरी है जिसमें रट्टे से ज्यादा ना कॉन्सेप्चुअल चीजें, और आपको चीजें रिटेन करनी है और अप्लाई करनी है। जैसे लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन उठा के देखो तो रट्टा किसी का काम नहीं आया, तो सवाल उसने वो पूछे जो प्योर टेक्निकल सवाल थे, ठीक है जी, और जिसकी टेक्निकल साइड अच्छी थी, जिसको चीजें पिक करना आती थी, वो आराम से पिक कर गया, ठीक है जी। और सब पेपर मुश्किल नहीं था। मैं अभी भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि पेपर जो है वो आने वाले 4-5 अटेम्प्ट्स तक रीजनेबल रहेगा, टिल द टाइम क्या आईकैप जो है ना फिर इसको ऐसा बना दे कि ये कैफ का सबसे मुश्किल पेपर बन जाएगा आने वाले टाइम में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस पूरे सिलेबस को मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने जो है वो क्यूटी का पोर्शन अरसलान से करवाया था, इस दफा मैं खुद कराऊंगा, प्रैक्टिस अरसलान से करा देंगे, ठीक है। तो पूरा का 100% कोर्स में खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैं पढ़ाऊंगा और फिर एक एवरेज बच्चे को सर प्रैक्टिस की अशद जरूरत होती है, 80-90 सवाल और करवाने, तो मेरे साथ लोग प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे, वो ऑप्शनल प्रैक्टिस होगी, आपकी मर्जी, आप उसको लो ना लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता जाऊँ, तो काफी सारे बच्चे नए हैं। मेरा करियर इस तरह प्रोग्रेस हुआ है कि मैंने जो है वो 2004 में एक सी एंटर पास किया और आर्टिकल्स पर केपीएमजी में मैंने ज्वाइन की, 2008 तक केपीएमजी में रहा, और इस दौरान मैंने क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई में 2008 में हुआ हूँ। आप 2008 कह लें, 2009 कह लें, तो 2008 का दिसंबर और जनवरी में रिजल्ट आता है, दिसंबर में पेपर होते हैं। फिर इसके बाद मैंने यूबीएल ज्वाइन किया, और यूबीएल ज्वाइन किया था मैंने एज मैनेजर, लेकिन 1 साल में मैं कंट्रोल फाइनेंस हो गया। फाइनेंशियल सेक्टर, सूद हराम,
ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और हराम का अड्डा आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स में मैं चला गया। यहाँ मैंने 2010 और 11 का टाइम गुजारा, यहाँ मैं ऑपरेशन साइड था। फिर मैंने कहा यार और बड़ा काम करना चाहिए, तो मैंने एक बैंक ज्वाइन कर लिया, CFO। ठीक है जी, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक टाइप की जगह है। ठीक है, यहाँ मैं CFO रहा और इस दौरान और बहुत सारे काम किए, लेकिन सारा काम जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड किया। ठीक है जी, सारा काम फाइनेंस से रिलेटेड किया। इसके बाद 2013 में 2012 के एंड पे आके थोड़ा एहसास हुआ कि यार मेरे बाप ने कभी मुझे आराम नहीं खिलाया, और मैं अपने बच्चों को अगर खिला रहा हूँ तो शायद ये ज्यादती कर रहा हूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर बात करने वाला इंसान हूँ, ढके छुपे नहीं। ठीक है, कि ऐसे करो तो हराम नहीं है, वैसे करो तो हराम, सीधा आपको बता रहा हूँ। मसले वाली बात है इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करना। अच्छा, ये आपने सर सारा काम किया क्यों? सर क्योंकि KPMG में मैं रहा ही बैंक्स में, ठीक है जी, म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में। ठीक है जी, फिर आगे भी मैं इसी तरह चलता रहा, बैंक्स बैंक्स बैंक्स। और फिर 2013 के बाद से हमने जो है वो ये इदारा खोला, और हमने अल्लाह से ये एक्सपेक्ट किया कि जो रोजी हमें वहाँ मिल रही थी वो यहाँ मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2013 में जब मैंने रिजाइन किया था, मैं इंडस्ट्री का यंगेस्ट CFO था, और एट द सेम टाइम शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे मेरी हाईएस्ट पे थी। ठीक है जी, तो मैं छोड़ के तकरीबन 4.5 लाख रुपए के करीब मेरी पे थी, 4.5 पौने 5 लाख रुपए। तो मैं उस स्टेज पे जो है वो छोड़ दिया था। फिर ARDD हमने शुरू किया, अब थोड़े से इससे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो सर फिर मेरी जो थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन है, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, एक मैंने जो है वो सिमा से भी एसोसिएटेड रहा हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट की साइड है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हराम का हिसाब किताब, तो मैंने CFA और FRM 2 क्वालिफिकेशन है, ये दोनों में हाथ डाल दिया था। CFA तो आखिर तक ले गया मैं, और FRM तो क्वालिफाई कर लिया। इसकी बेसिस पे मैं इंडस्ट्री में इतनी जल्दी एक्सेल कर गया। ठीक है, और मैं आज भी अपने आप को कोसता हूँ कि इतनी सारी क्वालिफिकेशन लेके फायदा क्या। मैं तो नौकरी तो छोड़ दी। 2016 में आके मैंने BFD पढ़ाना शुरू किया, और ये जितना गर्द दिमाग में भरा हुआ था ना, ये मैंने अप्लाई करके पढ़ाना शुरू कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि इस पर्टिकुलर चीज ने अब हलाल के तरीके से मुझे वो कुछ दिया जो मैं हराम में शायद सोच भी नहीं सकता। ठीक है जी, तो मैं इस वक्त माशाल्लाह BFD के एक वक्त में 600 बच्चे पढ़ा रहा था। कॉस्टिंग मैंने इसकी वजह से पढ़ाना शुरू किया, इन्हीं चीज़ों की वजह से। और कॉस्टिंग में लास्ट टाइम अल्लाह का शुक्र है कि हमने एंड तक 1100 तो पेड बच्चे थे हमारे, 600 ऐसे थे जिनको हमने फ्री में एक्सेस दिया था। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने जगह जगह घुमाई। उस वक्त मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह घुमा क्यों रहा है। ठीक है जी, ये क्वालिफिकेशन ले ली, फिर मैनेजमेंट में घुस गया, फिर दिल को नहीं यार इन्वेस्टमेंट साइड देखते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट साइड में भी और स्पेसिफिक रिस्क देखते हैं। तो बेगम मुझे गाइडेंस दे दी थी कि कब खत्म होगा तुम्हारा ये सारा चक्कर। ठीक है जी, तो खैर वो चक्कर भी खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र। और अब मेरे काम आ रही है सारी नॉलेज, सारी चीजें जो प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई की। ठीक है जी, अब हम सर इस पेपर के बारे में बात करते हैं। सर पेपर तो ये इनिशियल पेपर है BFD और MSc का। ठीक है जी, आप इस पेपर से अगर आपकी दोस्ती नहीं है तो आगे इसके 2 कजन भी आ रहे हैं। ठीक है जी, और जो बीच वाला कजन है मशहूर है कि ये आमतौर पर ना छोड़ता नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री में BFD के रिजल्ट्स ऐसे रहे कि 1% बच्चा पास हुआ। कितना? 1%। मेरी पहली अटेम्प्ट थी BFD के, मैं पेपर देने गया, तो जब पेपर स्टार्ट हुआ तो मैं 10 मिनट लेट पहुंचा था। सांस हाँफ रही है, भागता हुआ ऊपर आया, और मुझे लगा 10 मिनट जाया होगा। जब मैंने पेपर खोला ना तो मुझे लगा कि 20 मिनट भी लेट आता तो मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ वहां देखा मैंने, मुझे उस दिन फील हुआ कि यार ये बच्चों को कैसा फील होता है कि वो एक पेपर की तैयारी कर गए और पता चले उस दिन वो पेपर ही नहीं था, कोई और पेपर था। तो मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि जो मैं घर से पढ़कर आया हूँ और जो मैं ये देख रहा हूँ ये है क्या भाई। फिर हमारे यहाँ ये होता था आप एक में फेल तो सब में फेल। तो BFD मेरा 3rd पेपर था। अब मैं पीछे 2 ऑडिट और टैक्स का पेपर बहुत अच्छा दे के आया था। मैंने कहा अल्लाह, वैसे तो मेरा मूड हो रहा है कि मैं उठ के चला जाऊं, ठीक है ना, लेकिन मैं कुछ हाथ पैर मारूंगा। ठीक है ना, फिर मुझे जो आता था वो मैंने अगले 40 मिनट में कर दिया। फिर मैं फारिग होकर बैठ गया। फिर मैंने जो और आता था करते करते मैंने 3 घंटे गुजार दिए। अल्लाह का शुक्र है कि इस पेपर में मेरा रेफर आया। ठीक है जी, रेफर का मतलब होता है कि आप 45+ तो फेल होते हैं। ठीक है, बाकी 2 बच गया। फिर अगली अटेम्प्ट में मैंने उसको बहुत ढंग से पढ़ा, इसकी वजह से मैंने CFA की बुक्स पढ़ी, और फिर अल्लाह ने
वहां से जो है वो CFA FRM सारे बैंक्स और ये सारा रास्ता यहीं से खोला। BFD में मैं फेल नहीं होता, मैथ टीचर नहीं होता, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाज़ औक़ात जो फेलियर होता है ना, जैसे आप में से कोई इको में फेल हुआ होगा तो अभी वो सोच रहा होगा कि शायद मैं इको का टीचर बन जाऊं। मे भी आपको अल्लाह ताला ने किसी न किसी जगह पे कुछ ना कुछ देना जरूर है, आपको एक बड़े प्लान का हिस्सा हो, टेंशन नहीं, ठीक है। तो सर दूसरी चीज, इस पेपर में आपको नंबर्स, ठीक है, नंबर से अगर प्यार नहीं है, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, रेशोज, ठीक है जी, चीजों को जो है वो प्रोजेक्ट करना, अगर ये 10% है तो इसका 20% क्या होगा, 40% क्या होगा, 60 रुपए किस चीज का 50% है, ठीक है जी, 80 रुपए का 90% क्या होगा, ये चीजें बैक एंड फोर्थ, बेसिक मैथमेटिक्स, कॉमन सेंस, ये अगर नहीं है ना तो ये सब्जेक्ट आपको तंग करेगा, ठीक है जी, ये तंग करेगा। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका जो टीचर्स अडॉप्ट करते हैं, अगर उन्होंने बच्चे को घेरना होता, शुरू में आसान चीजें कराओ, मेन वाली चीज जिससे बच्चे की जान जाएगी ना, वो कब कराओ, फी पे हो जाता, ठीक है जी। अच्छा मैं शुरू करूंगा जरा उलट, ठीक है जी, जैसे मैं कॉस्टिंग में शुरू करता हूँ मुश्किल टॉपिक से, यहाँ पे मैं उस टॉपिक से शुरू करूंगा जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊंगा जो सब्जेक्ट की जान है, जो सब्जेक्ट की है पिक्चर असल, ये वो भयानक वाला चेहरा दिखाएंगे इसका, ठीक है जी। तो अगर नंबर्स में अच्छे हो, ये सब्जेक्ट आपको तंग नहीं करेगा। व्हाट इफ कि आप नंबर्स में अच्छे नहीं है, तो ये कोई ऐसी बीमारी है जो हेपेटाइटिस जैसी हो, जिसका कोई इलाज ही नहीं सर, ठीक है जी। जो बंदा नंबर्स में अच्छा नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, उसका वाहिद इलाज ये कि उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करे, ठीक है जी। मटेरियल आपको जो है वो इस दफा दबा के दिया जाएगा, बाकी काम आपका है कि आप उस पर कितना काम करते हो, ठीक है जी। तीसरी चीज सर, ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत कनेक्टेड सब्जेक्ट, आप अकाउंटिंग पढ़ते हो, ठीक है जी, आप जो चीजें पढ़ रहे होते हो वो ठीक है यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कभी जाके बनाएंगे जिंदगी में, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो लाइव एग्जांपल्स, ठीक है जी। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार गूगल की कौन सी प्रोडक्ट्स अपने लाइफ साइकिल के किस स्टेज के ऊपर है, ठीक है जी। एट द सेम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्रीज किस स्टेज पे चल रही है, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो अपनी एज पूरी कर चुकी है। आप कंपनीज का लाइव डाटा स्टॉक मार्केट का देख रहे हो, आपको समझ आ रही होगी कि यार हिसाब किताब क्या चल रही है। तो इस सब्जेक्ट के एंड पे इंशाल्लाह ताला आपको जो चीजें नजर आएंगी वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे कि यार एक बंदा अगर बिलियनियर है तो कैसे बना, उसके पीछे क्या चीजें थी, आपको समझ आना शुरू होगा ना। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सबसे ज्यादा ये, ठीक है जी। दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ पूरे कैफ में ऐसे हैं जहाँ आपको दिमाग लगाना है, एक ये और एक कॉस्टिंग, जहाँ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, सवाल का सर पैर नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके कोर्स के 3 एस्पेक्ट्स हैं सर। पहला एस्पेक्ट हमारे पास है मैनेजरियल एनालिसिस, ठीक है जी, ये 30 से 40 है। आई कैप ने लास्ट टाइम इससे एग्जैक्ट पूरे मार्क्स पूछे, छोड़ा नहीं है इसमें कुछ, ठीक है जी। अब मैं जो चीज यहाँ देखूंगा ना वो आप लिखोगे भी साथ में, ठीक है, वो अपने पास लिखते भी जाओगे। मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर हमारे पास टॉपिक्स कौन से हैं ये आपने लिखना है, ठीक है। मैनेजरियल एनालिसिस में सर हमारे पास कंटेंट्स हैं, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस और हमारे पास एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं। ये पढ़कर हम बिलियनियर बन जाएंगे, पढ़ने वाला बिलियनियर नहीं बनता बेटा, काम करने वाला बिलियनियर बनता है, ठीक है। पढ़ाई सबसे ज्यादा जो है वो सीए में होती है, आपको हार्डली कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो, खैर अब तो बिलियनर हो गए लोग, निकल नजर आ जाएगा आपको। तो बिलियन रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है यार। हमारी जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उसमें 54 अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, 54 अपार्टमेंट्स हैं, हमने जो लिया वो 3.5 करोड़ रुपए का। तो आप अंदाजा लगा लो, मल्टीप्लाई करो, तो 1 बिलियन तो एक बिल्डिंग में कमा चुका है, तो बड़ी बात नहीं है। वो एक काम सा बंदा है जिससे सारी चीजें बनाई, सारी बिल्डिंग। अब वो बिलियनियर वाला, आप बिलियन कब बन रहे हैं आगे नहीं, असल में मसला ये क्लास मेरा साला भी ले रहा है, तो मैं अपनी इनकम के बारे में ज्यादा बताऊंगा, ठीक है ना, गर्म मसला हो जाएगा। बैठ जाओ। अच्छा सर, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये है क्या, ये थ्योरी है कोई? देखो इंटरनल एनालिसिस ये है कि आपको कंपनी के अंदर कहा जाएगा, कंपनी के अंदर देखो आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है,
फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, ठीक है जी, फिजिकल रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास कितना है। आप असेस करो इन सारी चीजों को देख के कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। ये एनालिसिस आपको आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ बताएगा। अच्छा, स्ट्रेंथ क्या है, मिसाल के तौर पर रिएक्टिविटी की स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी फैकल्टी, ठीक है जी, अच्छा क्लासरूम का एनवायरनमेंट, आपको सारी चीजें प्रोजेक्टर पे मिल रही हैं। एक कंपनी का सोचो, उसका इंटरनल एनालिसिस अगर करने जाए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है सर, उसके पेरेंट करने के बाद बेतहाशा पैसा है, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है अपनी अम्मी से मांग लेती है, अम्मी पैसे दे दो। ये पेरेंट कंपनी कौन होती है, इसके पास हमारे शेयर जो हमें ओन करती है, ठीक है जी। तो इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है, बाहर देखो, अपनी कंपनी के बाहर देखो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस वक्त बहुत आउट है, एक गवर्नमेंट शायद चली जाए, नई गवर्नमेंट शायद आ जाए, जो पुरानी गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज अलग है, नई गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज अलग हो। तो जो बंदा लास्ट ईयर पाकिस्तान में बिजनेस करने आया था, वो ये सोच के आया था कि यार इंशाल्लाह इमरान खान की गवर्नमेंट चलेगी तो मैं अपनी प्रोडक्ट्स बेच पाऊंगा। अब आ रही है सर आगे जरदारी और पता नहीं और कौन कौन सा, ठीक है जी, डीजल पेट्रोल पानी वानी सब डामर वहां पर सब आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जो बंदा बिजनेस अब करेगा या फिर अब जो पॉलिसीज होंगी, तो सर वो तो बंदा सोच के आया था कि इमरान खान की गवर्नमेंट चलेगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है कि आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो थ्रू आउट क्या है, जरदारी किसको सपोर्ट करता था जब वो गवर्नमेंट में होता था, वेरी गुड सर, एग्रीकल्चर, क्यों, उसके सारे एमएनए जो थे मोस्टली एग्रीकल्चरल इनकम कमाने वाले लोग थे। नवाज शरीफ एक इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा है, वो फेवर करता था इंडस्ट्रीज को। इमरान खान ठीक है आगे। तो एक्सटर्नल एनालिसिस, बाहर का हिसाब किताब देखो, हमारी कंपनी फ्लरिश कर पाएगी या नहीं, हमारी कंपनी, हमारे इन्वायरमेंट में एक रेगुलेटर बैठा हुआ, रेगुलेटर कौन है, हमारे यहाँ का रेगुलेटर कौन है, एसईसीपी, एफबीआर, ठीक है जी, ये वो स्टेट बैंक, ये वो रेगुलेटर्स हैं जो आपके ऑपरेशंस को मॉनिटर करते हैं, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, पाकिस्तान में आप कभी स्टॉक एक्सचेंज जाओगे, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल, आपको मिलेंगे सिर्फ शेयर्स, क्या मिलेंगे, आप वहां गए, आपने कहा मुझे एक डेरिवेटिव चाहिए, मुझे फॉरवर्ड चाहिए, मुझे फ्यूचर्स चाहिए, मुझे स्वैप चाहिए, कोई निकल गई बात। यहाँ क्या मिलता है, सिर्फ शेयर्स मिलते हैं, क्यों, आप कहोगे भाई वो दुनिया भर की एक स्टॉक एक्सचेंजेस पे कई सारी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको जवाब मिलेगा वहां रेगुलेटर ने अलाउ किया हुआ, यहाँ अलाउ, यहाँ क्यों अलाउड नहीं, रेगुलेटर कहता है मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं अलाउ, तो उसको जो समझ नहीं आता वो अलाउ नहीं करता। पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल मार्केट है वो जिम्बाब्वे से कम प्रोडक्ट्स होल्ड करती है, यानी जिम्बाब्वे की अगर स्टॉक मार्केट में आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी जहां आप खरीदने जाओगे, डेरिवेटिव्स, अभी हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में सिर्फ क्या मिलते हैं, शेयर्स बस, क्यों, हमारा रेगुलेटर ऐसा है, उसको चीजें बहुत देर से समझ आती है, क्रिप्टो भी बहुत देर से समझ आएगा, उसके बाद अलाउ होगा वो, ठीक है जी, टिल द टाइम अल्लाह ही मालिक है जी। एथिकल डिसीजन मेकिंग, आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे यार, गौर से सुनना, बाद में एक एथिकल डिलेमा आता है आपके सामने, एथिकल डिलेमा, दो बुरी चीजें, दोनों बुरी हैं, आपको बीच में एक डिसीजन लेना है कि मुझे किस पे जाना है। मिसाल दे रहा हूं, आप मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव, के इलेक्ट्रिक पता है ना सर, के इलेक्ट्रिक के हम चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और हमारे पास फवाद चौधरी का फोन आता है। सर फवाद चौधरी आपको कहता है कि यार हमें बताओ कि हम बिजली की कीमत को कितना कम कर सकते हैं कि हमें लॉस ना हो, हम कम करना चाहते हैं बिजली की कीमत। तो मैंने कहा क्यों, उसने कहा भाई इलेक्शन एक साल बाद, तो हम आवाम को ये बताएंगे कि हमने बिजली की कीमत कम कर दी, हम उसको अपने पॉलिटिकल एडवांटेज में इस्तेमाल करेंगे। आप वो चीफ एग्जीक्यूटिव, आपको उसने कहा अगर आप ये काम नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, आप अब एक चक्कर में फंस गए हो। अब आपके सामने दो चीजें, या तो मैं एक ड्यूटी जो मुझे गवर्नमेंट ने दी है कि गवर्नमेंट की बात माननी है, इसको कंप्लाई करूं, अगर मैं इसको कंप्लाई करता हूं तो मेरी इंटेग्रिटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है, सच बोलो, ठीक है जी, मैं इसके पॉलिटिकल मूव को हेल्प कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं रहूंगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा। दूसरी तरफ मेरे पास क्या है,
सर ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल केयर, जिस चीज के लिए आपको अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट की बात मानने के लिए, तो आप मानो ना गवर्नमेंट की बात। अगर मैं एक चीज पे जाऊं गवर्नमेंट की बात मानूं जिसकी मुझे तनख्वाह मिल रही है तो मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मैं बात ना मानूं तो भी मैं एक ड्यूटी मिस कर रहा हूँ। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है जी। ये चैप्टर कोई आपको ऐसा नहीं कि कोई, ये चैप्टर आपको एक लेसर इविल की तरफ लेके जाएगा। ये क्या होता है सर लेसर इविल? कम बुराई, कम बुराई ना, कम बुराई की तरफ आपको लेके जाएगा। आपके सामने एक शराब की बोतल पड़ी है, बंदा खड़ा है, आप कहा जाए इस बंदे को मार दो या शराब पी लो, आप क्या करोगे? बंदे को मार देंगे। अच्छा ऐसे मुझसे भी एक दफा पूछा गया एक जगह पे, वो एथिक्स बोर्ड होता है, जब आप सीएफओ बन रहे होते हैं ना, आपका एक इंटरव्यू होता है एथिक्स बोर्ड के सामने। तो एथिक्स बोर्ड वाले ने मुझे कहा आपके सामने एक बंदा है और एक शराब पी पड़ी, आप बंदे को मार दो या शराब पी लो। मैंने कहा यार अपने आप को नुकसान दे देते ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा मैं प्रेफर करूंगा कि मैं छोटी बुराई करूं, मैं शराब पी लूंगा। उससे कहा आपको पता है ये पूछा जाता है क्योंकि बात होता ही है, आप शराब पी ले तो बंदे को भी मार देते, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैं इसका क्या जवाब दूं भाई। तो आप यहाँ करना ये जवाब देना सीखोगे, गोल मोल करके आपको जवाब देना आता है। गोल मोल करके समझते हो ना, मना कर रहे हो ना, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ लेकिन एज अ फ्रेंड, ठीक है। तो अच्छा जी बढ़िया आगे। तो आप यहाँ कंपनी के इंटरनल मामला देखोगे, यहाँ कंपनी के बाहर का एनवायरनमेंट देखोगे, और तीसरे में आप ये देखोगे कि हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कैसे करना है और लेसर इविल की तरफ कैसे जाना है, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हैं जिसमें 3 चैप्टर्स में 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आपने थ्योरी देखनी है, ठीक है। अच्छा जी फिर हमारे पास सर सेकंड फेज आता है इसी का। ये फेज हमारे पास है सर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये है पेपर की जान, ठीक है जी। ये अगर आता है ना तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए मैनेजेबल हो जाएंगी। ये 35 से 45 है, लास्ट टाइम ये 50 मार्क्स का पूछ लिया था उसने, ठीक है जी। सर इसमें क्या आएगा फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट में? सर इसमें हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यहां से मैं शुरू करूंगा, ये वो एरिया से मैं शुरू करूंगा, ठीक है। ये क्या है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप सब लिख लो क्योंकि पूरा चैप्टर जो CAPM, सर ये तो बस वो है एब्रिविएशन में, WACC CAPM है क्या, ये बता रहा हूँ पूरा बता रहा हूँ। फिर मार्जिनल WACC नहीं, चौथा फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट, और 5वां हमारे पास है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो 5 के पीछे छुप गया, ठीक है जी। ये 5 चीजें हैं। अच्छा ये 5 नाम है चैप्टर जिसके अंदर और भी, ठीक है। ये 5 नाम है, ठीक है जी। इसके बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि हम पहला चैप्टर यही शुरू करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना बेटा, ये अगर स्ट्रांग है, आपको मैं आज से बता रहा हूं, आप BMD में अगर हम कोर्स पढ़ाते हैं ना, हमारा 50% टाइम इसी चीज में निकलता है कि बच्चों को उसकी बेसिक्स बता दें। ये BMD का पार्ट है, ठीक है। अरे भाई डिस्कशंस नहीं, बुक कौन सी बता रहा हूँ, सारी बता रहा हूँ, अपनी बुक है हमारी बता रहा हूँ, सारी बता रहा हूँ, ठीक है। सारी क्लासेस लाइव होंगी, ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्डेड आपको मिलती रहेंगी जो रिकॉर्डेड देख रहा है। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त एज एट जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ MFA में हमने तकरीबन 700 प्लस एडमिशन क्लोज किया, ठीक है जी। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो पंजाब से है, और उसमें मोस्टली ऐसा है जो रिकॉर्डेड वर्जन पे गया, ठीक है। और हमने थोड़ा फैसिलिटेट भी किया क्योंकि आप फिजिकल आओगे तो मेरा एक ओवरहेड का कॉस्ट बढ़ेगा, आप ऑनलाइन लोगे तो मेरी कोई कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, तो हमने वो बेनिफिट पास ऑन किया बच्चों को फीस कम करके। लेकिन सीधी सी बात है फिजिकल का फिर अपना एक एडवांटेज है, वो आप आई डोंट नो क्या एडवांटेज है लेकिन है, ठीक है। बढ़े हम आगे, इसमें मैं कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि इस चैप्टर से हम शुरू करें, ठीक है। अच्छा जी हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस का, ठीक है जी। ये तीसरा पार्ट है, इसके 20 से 25 मार्क्स हैं। लास्ट टाइम तमाम लोगों ने इसमें पूरी जान मारी, इससे एक सवाल आया 12 मार्क्स का, ठीक है जी। और लोगों का ये ख्याल था कि इससे पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा,
बजटिंग है, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इनफैक्ट वर्किंग कैपिटल का एक सवाल आया था, मैं उसको थ्योरी में काउंट कर रहा हूँ, सवाल आसान था। ये एरिया में बजटिंग पे एक महीना सबने जाया किया। अच्छा, हम जब एक महीना लगाते हैं ना तो बाकी लोग भी लगाते हैं, तो मैं बताऊंगा रीजन क्या है उसका, ठीक है। नहीं एडमिशन क्लोज नहीं है बेटा, ऑनलाइन पे क्या एडमिशन क्लोज करेंगे, 2 लाख लोग आ जाओ भाई, इधर आने में थोड़ा मसला है जी। अच्छा आप सुनो जरा दोस्त, हमारे पास है 3 हिस्से। एक हिस्सा थ्योरी जो पहला पार्ट आपने देखा, बाकी के 2 हिस्से क्या है प्रैक्टिकल, और उसमें टेक्निकल एरिया जो है ना, सबसे टेक्निकल एरिया वो कौन सा वाला है, वो दरमियान वाला है, ठीक है जी। अच्छा कुछ लोग इसको यहाँ पे शुरू करेंगे। एनपीवी एक आसान टॉपिक है, बच्चे को हमने बताना है डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग, और वो एएफसी में या पता नहीं पीआरसी होता है अभी, उसमें देख के भी आ रहा होता है क्यूटी में, तो उसको फेमिलियर लगता है कि यार ठीक है यार, अब यूजमेंट ये मैंने किया है और मुझे कोई एलियन फील नहीं हो रहा, ठीक है। पहला वाला पार्ट है वो थ्योरी है, सो बातें हो रही होती हैं। जो सेकंड पार्ट है ना, मैं आपको फिर बताऊं, अगर वो आपका पक्का है ना, ये पेपर आपको तंग नहीं करेगा, वो पक्का है तो ये तीसरा पार्ट कनेक्टेड है उससे, जो इसका लास्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है जी। मैं फिर आपको ये जरूर कहूंगा कि देखो थ्योरी का जो पार्ट है वो पक्का करके जाना है हमने, थ्योरी हम पूरी पढ़ेंगे, कवर करेंगे क्लास में। अच्छा सर हमारी अपनी किताब है और 2 किताबें आपको अपने पास रखनी है, एक आईगैप की किताब रखनी है, एक हमारी किताब रखनी है। आईगैप की किताब, अगर कोई टीचर आपको ये कहता है कि आईगैप की किताब एक फजूल किताब है, गलत बात है, शायद किसी सब्जेक्ट में हो, मैं जितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसमें आईगैप की किताब बिल्कुल फजूल नहीं है, काम की किताब है। आईगैप अपनी किताब से बाहर नहीं जाता, जो चीज किताब में नहीं है वो नहीं आएगी पेपर में, जो चीज किताब में उसका स्केल ऊपर नीचे हो सकता है, मुश्किल आ जाए आसान आ जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो किताब में मौजूद ही नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूं इतना। सर फिर आपकी किताब का क्या फायदा, मेरी किताब में होंगे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो थोड़े से हाई फ्रीक्वेंसी होंगे, मुश्किल सवालात होंगे, हमारी किताब से तुम चीजें कवर करोगे। आईगैप की किताब से आप चीजों को इवैल्यूएट करोगे कि सर ने कोई चीज छुड़वा तो नहीं दी है, किताब में कोई ऐसी चीज है जो सर ने पढ़ाई नहीं, आपने ये चीज इवैल्यूएट करनी, ठीक है जी। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने इवैल्यूएट ये चीज करनी है कि यार सर ने जो चीजें कवर कराई हैं अपनी किताब से, ऐसा तो नहीं है कि आईगैप की किताब में हेडिंग डली हुई और वो मिस हो गई है, ठीक है जी, ये आपने इंश्योर करना है। तो आईगैप की किताब की कंप्लायंस, आईगैप की किताब फिजिकल ले ले नहीं, आप ई कॉपी लेना है, इसकी क्या करना है, इसकी सॉफ्ट कॉपी, फिजिकल लेने की उसको जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी डबल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। हमने आईगैप की किताब का हर एक एंगल, हर एक कोना अपनी किताब में कवर किया, ठीक है जी। आपको मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि आईगैप की किताब को देखना नहीं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरे साथ जो बनाने वाले 3 लोग हैं वो भी इंसान है, मैं भी हमने एक चीज मिस कर दी, लेकिन मैं पूरी कोशिश की कि मिस ना हो। 2 टाइम पहले एक बच्चे ने मुझे 2 लाइन हाईलाइट करके दी स्टडी टेक्स्ट की, ये आप पढ़ाना भूल गए, ये था एफ अरविंद का, गवर्नमेंट ग्रांट में से 2 लाइनें अंडरलाइन की, से कहा ये आप पढ़ाना भूल गए। मैंने देखा, मैंने कहा बात सही कह रहा है। उसके अगले दिन मैंने आके वो चीज क्लास में करा दी, 8 नंबर का सवाल आ गया उसको, कितना मार्क्स था, मैं नहीं करा था, यकीन करो मुझे गिल्ट हो, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रखनी होती बात तो आपको इशारा कर देता है कि यहां से निकल जाए, तो ये वाले इशारे आप लोगों ने देने, ठीक है जी। शायद आपको जरूरत ना पड़े, मैंने इस दफा पूरा इंश्योर किया कि एक एक पैरा तक कवर्ड हो अपनी किताब में, कोई चीज छूटे नहीं, लेकिन इंसान हूं, कोई चीज मिस हो सकती है, लेकिन आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। फैसलाबाद में आपकी बुक कहाँ से आएगी, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं जगह नहीं, हम आपको जो है वो यहाँ से कोरियर करेंगे, ठीक है जी। एक गूगल फॉर्म मैं आपको दूंगा, आप उसके अंदर डाल देंगे अपना एड्रेस, ठीक है, वो घर पे आके आपको किताब डिलीवर करके चला जाएगा, ठीक है जी। अभी हमने बीएफडी की किताब के साथ ये सीन किया, तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, एक बंदे ने कोई एड्रेस डाल दिया होगा, ठीक है जी, वहां किताब पहुंच गई, उससे हमारा बच्चा तो भैंसे न लाता, ये कहां से करेगा, कोई बीच में पंजाब के किसी गांव में निकल गई जी, लेकिन खैर आई होप आप लोग ऐसा नहीं करोगे हैं। अच्छा क्यूटी का एरिया किसमें आता है, सर क्यूटी का एरिया जो बीच वाला पार्ट है उसी के अंदर आता है, ठीक है जी, उसी के अंदर आता है, क्यूटी का एरिया में हमारे जिम्मे, ठीक है जी। अच्छा जी, डूज एंड डोंट सर, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं बीएफडी वाले बच्चों को बताता हूँ, लेकिन अगेन ये चीजें आपको ना डे 1 पे पता होनी चाहिए कि ये काम हमने जाके करना है या नहीं करना, ठीक है।
अच्छा, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट्स। जब आप वैक पढ़ रहे होगे, सुनो, लास्ट टाइम मैंने एक चैप्टर पढ़ाया पूरा, एक फॉर्मूला था किताब में, उसके लिए मैंने 3 क्लासें ली। आप यकीन करो, मैं एंड तक बच्चों को कन्विंस करते करते मर गया। वो कह रहे हैं जो आपने पढ़ाया किताब में ही, ओ भाई उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए पढ़ाया बच्चे को। अगर वो फॉर्मूला आता है तो पीछे छोड़ देना, हाँ, लेकिन वो फॉर्मूला मनुष्य तुझे समझ में कैसे आया जब ये चीजें पढ़ी ना। हाँ, लेकिन अब आ गया, बीच वाली तो चीजें नहीं देखनी है ना। नहीं, आप यकीन करें, मैं एंड तक बच्चों को ये कन्विंस करता रहा कि जो बीच के मैंने 2 क्लासें ली हैं बेटा, ये फॉर्मूला समझाने के लिए लिए। समझ आ गया तो फिर रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। हाँ नहीं, ठीक है जी। अगर मैं वो नहीं पढ़ाता ना, आपको फॉर्मूला रट्टा लग जाता कि ये 2 चीजें आएंगी यहाँ डालनी और तीसरी चीज बगल से निकल आएगी। नहीं, मैं आपको लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली चीजें लेके चलूंगा। थ्योरी भी आप ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल पूरा कोर्स का मतलब है। बुक कब से अवेलेबल होगी? बुक प्रिंटिंग में मे बी अगले वीक के मिड में आ जाए, ठीक है। लेकिन जब तक जो है वो हमारे पास इतना मवाद है कि हम गुजारा करते रहेंगे, ठीक है। तो बाबू आपने कॉन्सेप्ट लेने मुकम्मल पूरे, ठीक है जी। उसमें अगर आपको लगने लगे कि किताब में चीज मौजूद नहीं है, आप उसको मत कीजिएगा, फिर अगली अटेम्प्ट में कर लीजिएगा, ठीक है जी। सर, लैक ऑफ कनेक्टेड प्रैक्टिस। अब देखो मसला ये कि मैं आपको कह रहा हूँ जनाब, एक सब्जी पकाना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। काटना नहीं सिखाई है मैंने आपको, पकाना आपको सिखा रहा हूँ। ये तीसरा पार्ट है ना, ये पढ़ने जब चाहिए जब आप सेकंड पार्ट पढ़ चुके हो। आप सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में करोगे डिस्काउंटिंग, किस रेट से, वो रेट डिटरमिन होगा सेकंड पार्ट पढ़ के। तो हम जो है ना वो खोते को, गधे को पहले रखेंगे, गाड़ी उसके पीछे रखेंगे, ठीक है जी। यानी हम क्या करेंगे, चीजों को सीक्वेंस में लेके चलेंगे। तो सर कनेक्टेड अगर चीजें आप नहीं लेके चलोगे, सब्जेक्ट आपको तंग करेगा। एकदम बीच में एक चीज आएगी, हम कहेंगे ये आगे जाके पढ़ेंगे, ये वाला सीन यहाँ नहीं होगा, ठीक है जी। मैं चीजें उसी सीक्वेंस में लेके चलूंगा जो चीजें लॉजिकली चीजें कनेक्ट हो रही है, ठीक है। फिर तीसरी चीज सर, ये मैंने आपको बताया ना, 2 क्लासेस छोड़ दूं बीच में, फॉर्मूला याद कर लूं। आपने फंक्शंस की क्लाइमिंग नहीं करनी, आपको मैं पढ़ाऊंगा ऐसे कि वो फंक्शन आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है जी। आपको पता होगा फंक्शन बना क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है जी। और सर हमारे पास चौथी और आखिरी चीज, थ्योरी को आपने प्रैक्टिस के साथ कनेक्ट करना है। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एक चीज पढ़ाई, अब देखो हमारा जहन है ना, इंसान है। एक चीज मैंने पढ़ाई कि आप इंडस्ट्री में अगर टॉप पोजीशन पे, किसमें टॉप पोजीशन में, तो मैं आपको कहूंगा कि आप मार्केट लीडर, ठीक है क्या हो। और अगर आप टॉप पोजीशन पे नहीं हो तो मैं कहूंगा आपका मार्केट शेयर कम है। क्या है, सीधी बात है, टॉप पे हो तो मार्केट लीडर, नहीं हो तो मार्केट शेयर कम। सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन। एग्जाम में सवाल आया, एग्जामिनर ने कहा हमारी इंडस्ट्री में 2 ही लोग, हमारी पोजीशन है 48%, कितनी, और हमारा जो कंपेटिटर है हमसे सिर्फ 2% आगे। बच्चों ने कहा 2% का तो फर्क है, इसका मतलब है मैं भी लीडर हूं। 2% का फर्क हो या बाल बराबर फर्क हो, आप लीडर। सवाल में यही लिखना था कि हम लीडर नहीं है, लिख के आ गया 2% से क्या होता है, हम भी लीडर है। क्लासिफिकेशन चेंज हो गई। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ जनाब, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना तो उसमें जो चीजें मैं कराऊंगा ना, जो लिखी हुई है वही आपने अपनी 1.5 होशियारी नहीं करनी है। वो कह रहा है मार्केट लीडर नहीं है, कितना फर्क है, 2% से आप कह रहे हो कि मैं मार्केट लीडर नहीं हूं, भाई वहां नहीं लड़ना। अच्छा, उसके नीचे ही उसने लिखा है थ्योरी का ड्रॉबैक बताओ। यही तो ड्रॉबैक था कि या तो आप सब कुछ हो या कुछ नहीं हो, ठीक है जी। तो अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जो थ्योरी पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिस से कनेक्ट करेंगे, तो अल्लाह के वास्ते जो चीज पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस में भी वही डालना है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, फिर हमारे पास ये होता है खत्म। सर ये अब वो ऐसी एक बोलता रहता हूं मैं, आप लोग ने करना कुछ नहीं है। मेरी एफर्ट होगी क्लासरूम में और पोस्ट क्लास, ठीक है जी। आपकी एफर्ट होगी क्लास लेने के अंदर, और आप एटलीस्ट जितना टाइम क्लास में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही टाइम आप घर में भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये दिमाग में रखना, इस सब्जेक्ट में आपने घर में कितना टाइम देना है, आपने घंटों 5-5 घंटे नहीं 2 घंटे की क्लास है, ठीक है जी। आप घर में एटलीस्ट 1 घंटा भी पढ़ लोगे इसको, और 1 घंटे का मतलब है 8 से आप अगर 1 घंटा रोज का पढ़ो, जब आपकी क्लास हो, 5 क्लासेस 4 क्लासेस वीक होंगी, तो आप वीक के सर 6 घंटे आप एटलीस्ट निकाल लोगे। और सर एंड तक आपको इतना
चीजें हो चुकी होंगी कि आपको एंड में रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मैं बोलता हूं 2% लोग ये काम करते हैं, 95% 98% हमारी जैसे। ठीक है जी। पेस्टल बुक में चैप्टर बता रहा हूं बेटा, सारे बता रहा हूं, उस्मान शुरू के एक्सटर्नल एनालिसिस में कवर हो जाता है। तो सर आप लोगों ने एटलीस्ट जितना मेरा टाइम है वो इक्वलाइज करना है। ठीक है जी। सर यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैं लाइव क्लास लूंगा, मैं 2 घंटे इन्वेस्ट करूंगा। सर मैं घर पे क्लास लूंगा तो घर में 2 घंटे की क्लास कटी हुई मिलेगी, उसमें 1.5 घंटा होगा। आप जो सवाल करने का टाइम देते हैं वो रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और उसको मैं अगर 1.5 पे सुनूं तो मेरा तो 1 घंटा हो जाएगा। तो अगर मेरा 1 घंटा हो जाएगा तो बताएं मुझे घर में 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटे पढ़ना है। आप 1 घंटा भी पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि आप रिवाइज कर लो उसको। ठीक है। अच्छा जी, फिर अल्लाह ताला साथ है हमारे साथ। आपके हाथ में मेहनत करना है, मेरे हाथ में मेहनत करना है, और फिर रिजल्ट देना किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में। मैं आपको एक छोटी सी बात बता के क्लास अपनी पहली शुरू करूंगा। मैं सीए किया, सीएफए किया, बाद में सिमा में चीजें देखता रहा, एफआरएम में चीजें देखता रहा। एक पॉइंट पे आके मैं एक सीवी दी एक जगह पे जॉब करने के लिए। मैं उस वक्त सीएफओ था, मैं अपना करियर स्विच करता हूँ, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता हूँ, अकाउंटिंग से निकलता हूँ। तो मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड में इंटरव्यू दिया, किस चीज का, एक रिस्क मैनेजर का। किसका? अच्छा, रिस्क हेड एक बैठे हैं, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। उनकी क्वालिफिकेशन है एसीसीए। उन्होंने मेरी सीवी देखी, उसने कहा अच्छा सीएफए भी किया, एफआरएम भी किया, हम क्या करने आ रहे हो? मैंने कहा मैं अपना करियर में स्विच करना है, क्योंकि मुझे फील होता है मैंने इतना सारा टाइम इन क्वालिफिकेशन में डाला है और मुझे इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। उसने कहा आप गलत कर रहे हो। उसने मुझे समझा बुझा के भेज दिया, और मैं यही सोचता रहा मेरी जिंदगी के 3-4 साल जो निकले इसका फायदा मुझे कहाँ होगा। आज हो रहा है, आज हो रहा है। बीएफडी के एक बैग से माशाल्लाह बोरियां भर के लेके जाता हूँ। ठीक है जी, दुआएं दुआएं। तो आप मैं बता रहा हूँ उसका फायदा होता है। ठीक है जी। तो जब आप एफर्ट लगाते हो ना, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको उसका फल ना दे। ये भूल जाए कि यार मेरे दोस्त ने मुझसे कम टाइम में तैयारी की, वो पास हो गया और मैं पास नहीं हुआ। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को एक बड़े स्पेक्ट्रम में देख रहा होता है, वो एक अटेम्प्ट में नहीं देख रहा होता। ठीक है जी। रेस्ट अश्योर्ड, आप एक यूनिट भी मेहनत करोगे उसका रिवॉर्ड आपको अल्लाह देगा। ठीक है जी, ये पक्का बना ना। तो इससे हम शुरू करते हैं जनाब अपना पहला चैप्टर। यहां तक अगर कोई सवाल है तो आप ना पूछें, बिल्कुल पूछ लो बेटा। जी मेरे बच्चे। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बच्चे ने की, क्या कॉस्ट पढ़ना लाजमी है? अच्छा देखो सुनो, आइडियली कॉस्ट अकाउंटिंग में ना तुम टेक्निकल जार्गन समझ लेते हो, सेल्स क्या होता है, कॉस्ट क्या है। ठीक है जी, इस तरह की चीजें आप समझ लेते हो, एमएफए पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन अगर नहीं पढ़ा होता तो फिर आप यहाँ पढ़ लेते हो, फिर वो टीचर आपको पढ़ाता है इसलिए मजबूरी होती है। मैं ये नहीं कर सकता कि ये तो कॉस्टिंग में आपने पढ़ लिया, ये मैं नहीं करूँगा। मैं इसको ऐसे अज्यूम करूंगा कि आप लोगों ने अभी क्यूटी का पेपर दिया और आप उनके आगे क्लास में बैठ गए। ठीक है जी, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि क्यूटी पढ़ा आप लोगों ने ऐड करना। और ठीक है जी, क्योंकि मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा ना, मैंने एक दिन क्लास में लिखा 5/2, बच्चे ने लिख दिया 10। ठीक है जी। तो ये वाला सीन नहीं हो, बस इसके आगे मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ हूँ, आपको आगे ले जाऊंगा। ठीक है, इतना आता है ना। अच्छा जी, चल। अच्छा मेरे बच्चों, अब मुकम्मल खामोशी, हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा सुनिएगा मेरे बच्चों, फोकस, पूरा फोकस बोर्ड पे। बड़े शुरू करें, सारी चीजें छोड़ दो, फोकस बोर्ड पे करो। हेडिंग डालने के बाद यहाँ देखिए सर, ये पीडीएफ हर क्लास के बाद मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है, ये पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएंगी। जी मेरा बच्चा, बिल्कुल अपलोड हो, बिल्कुल। जो एआईडीटी के क्लास में हो रहा है ना, टीचर जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है ना, टेंशन नहीं, कैमरा भी मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, मैं लिख भी रहा हूँ, हर एक चीज में लिख रहा हूँ। हाँ प्रैक्टिस का शुक्र आएगा। ठीक है जी। अच्छा, थ्योरी पढ़ाने का आपका स्टाइल है या ड्राफ्टिंग? अच्छा सुनो, मैं 1 मिनट और इस बच्चे के सवाल को लेके ना सारी क्लास को उसका जवाब दे देता हूँ।
एमएफए की थ्योरी जो है ना ओपन थ्योरी है। ओपन थ्योरी समझते हो? ये कोई क्लोज थ्योरी, आप किताब से पढ़ोगे, किताब में जो चीजें लिखी हैं उसी में से सवाल आएगा, आपने जवाब देना। एमएफए की थ्योरी एक ओपन एंडेड थ्योरी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक चीज पढ़ते हो पॉलिटिकल एनालिसिस। व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल एनालिसिस? आप मुल्क के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखो, गवर्नमेंट जो है वो किस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है या नहीं कर रही है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन का निजाम कैसा है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कैसी है, सर गवर्नमेंट स्टेबल है या गवर्नमेंट जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो चेंज हो रही होती है, ठीक है जी। तो ये 4-5 फैक्टर्स आप पढ़ते हो पॉलिटिकल एनालिसिस में। आपसे पता है एग्जामिनर सवाल क्या पूछता है, एक होटल इंडस्ट्री का पॉलिटिकल एनालिसिस करो। अब आपने किताब में क्या पढ़ा, ये हेडिंग्स पढ़ी, होटल इंडस्ट्री पे पॉलिटिकल एनालिसिस करते वक्त मुझे क्या ध्यान में रखना है, ये उसी वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा ओपन क्वेश्चन। अब ओपन क्वेश्चन के एक फायदा है, नुकसान। फायदा क्या है, अगर आपने लेक्चर ढंग से सुना भी है ना, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को ये फील होता है कि यार मेरी अंग्रेजी पे मुझे जज किया जाएगा। नहीं, ये मैं आपको बता दूं, आपकी अंग्रेजी और ग्रामर पे आपको जज नहीं किया जाएगा, आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे आपको जज किया जाएगा कि आप क्या लिख के आ रहे हैं, ठीक है जी। तो हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ठीक है जी, सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको इंकरेज करूंगा कि जब मैं ऐसी क्लास में पूछूंगा कि कभी एक सवाल आया बीच में कि एक कंपनी जो है पाकिस्तान में आके पैराग्लाइडिंग करवाना चाहिए, ठीक है जी, बताएं उसके पेस्टल एनालिसिस क्या होंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, ये साइड्स बताएं सर। अब ये किताब में नहीं लिखी हुई है, किताब में क्या लिखा है, जब आप किसी कंपनी का पॉलिटिकल एनालिसिस देख रहे हो तो ये चीजें देख लें, इकोनॉमिक एनालिसिस देख रहे हो तो ये 4-5 चीजें देख लें, तो आपको हर इंडस्ट्री के हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा। अब तक एग्जामिनर ने जो थ्योरी पूछी है ना, एक ही अटेम्प्ट है हमारे सामने, वो बिल्कुल आसान पूछी। मेरा बेंचमार्क क्या होगा, आप किस चीज को बेंचमार्क बना के चलेंगे, सर मैं बेंचमार्क बना के चलूंगा सीए फाइनल के बीएमएस, ठीक है जी। सीए फाइनल में बीएमएस का वो है, कोर्स है हमारा, सब्जेक्ट है, मैं उसको बेंचमार्क बना के चलूंगा कि उसके सवाल आपसे अगर सॉल्व हो रहे हैं तो आप एमएफए के लिए तैयार, ठीक है जी। अच्छा जी, नहीं, तनख्वाह आराम नहीं है भाई, अमजद खान इस पर कभी फिर बात करेंगे भाई। हाँ, देखने में हर एक चीज आराम लगती है, ठीक है, आप थोड़ा सा लोगों को लेवरेज दो यार, ठीक है। सर आप जो पढ़ा रहे हैं, अच्छा एक चीज और, सूद लेने वाला, देने वाला, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, गवाही रखने वाला, गवाही रखवाने वाला, ठीक है जी, ये सब दो रखी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। इसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले का जिक्र नहीं है, ठीक है जी। तो ये मैं इसका फतवा ले चुका हूँ, ठीक है जी। तो इस वक्त हम दोनों बचे हुए हैं, लेकिन आप ये करने के बाद जाके जो बाहर काम करोगे ना, आज से मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं आपको सिखाया इसलिए रहा हूँ ताकि आप बच सको इससे, ठीक है, मैं बता दिया, ठीक है। आगे आप चलो जी, बोर्ड पे देखो दोस्त, सुनो, हम सबको पता है यार एक बिजनेस होता है सोल ट्रेडिंग बिजनेस, ऐसा। अच्छा, आप जब ये लिख रहे हो ना सोल ट्रेडिंग, तो आप तबानी साहब को ध्यान में रखो, उनके कॉलेज है जो वो खुद चलाते हैं, वो ही ओनर है, ठीक है जी। लिमिटेशन क्या है इस वेंचर के अंदर, लिमिटेशन क्या है जी, बता रहा हूँ समीर, बता रहा हूँ जी। नहीं, लॉस और गेन तो एक अलग बात है, एक ही दिमाग चलता है, एक ही दिमाग चलता है, एक ही बंदे का पैसा यूज होता है, ऐसा। डिसीजन मेकर सिंगल है, पैसा भी उतना ही यूज होगा, उतना ही बिजनेस ग्रो करेगा जितना उनकी जेब इजाजत देती है, ठीक है जी। जितना वो लोन वोन ले सकते हैं, मैक्सिमम एक पार्टी है, वो एक ही बंदा चलाएगा, ठीक है जी। तो सोल ट्रेडिंग के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान। मैं जो चीज को फोकस कर रहा हूं ना, आप जहन में ये रखो, पैसा कितना बिजनेस में लगा सकते हैं, जितना उनके पास है, या मैक्सिमम वो बजाते खुद जितना बैंक से लोन ले सकते हैं, यही। अच्छा, फिर मैं बात कर रहा हूं जनाब पार्टनरशिप। अब ये ध्यान में आप रखो, एआरटीटी को, एआरटीटी में कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। एक मैं हूं, एक मेरे भाई है, ठीक है जी, सर तारिक, ठीक है जी, सर तारिक तो नहीं हो, और मैं, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। अब ध्यान में रखो, 2 दिमाग, 2 लोगों का कैपिटल, ठीक है जी, 2 लोगों की जितनी रिसोर्सेज हैं, बैंकों से लोन लेना, दोस्तों से लोन लेना, ये सब आ सकता है। तो मुझे बताओ, एक सोल ट्रेडर के मुकाबले में ज्यादा कैपिटल जनरेट करना पॉसिबल होता है किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स लीगली 20 हो सकते हैं। हम प्रोफेशनल फर्म की बात नहीं कर रहे, ठीक है जी, हम बात करें एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चलाने वाली पार्टनरशिप फर्म की, कितने लोग हो सकते हैं, लिमिटेशन है कैपिटल में, एक पॉइंट पे आके 20 लोग भी पूरे हो जाएंगे ना, फिर 20 लोगों का पैसा भी लग जाएगा, 20 लोग बैंकों से लोन भी ले आएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएगी सारी चीजें,
अभी भी लिमिटेशन है ना, क्या करें फिर? एक कंपनी फॉर्म कर दें। अच्छा, कंपनी में मैं बात कर रहा हूँ एक पब्लिक कंपनी में, लिमिटेशन नहीं है इन्वेस्टर। आपने जितना इन्वेस्टर लाने लिए हैं, अब बताओ सर एक बहुत बड़े स्केल पे अगर काम करना है तो हमें किस मॉडल को प्रेफर करना चाहिए? कंपनी मॉडल को। कंपनी के पास इन्वेस्टर्स की तादाद लिमिटेड। अच्छा सर मैंने लॉ में पढ़ा है प्राइवेट कंपनी में 50 मेंबर होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर प्राइवेट कंपनी में भी लिमिटेशन नहीं। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी का मतलब है जिसको चाहिए पैसा आगे इन्वेस्ट कर ले। अगर कंपनी को जरूरत होगी तो कंपनी आपसे पैसा ले लेगी, अदरवाइज आपको क्या करेगी? मना कर देगी। तो मुझे बताओ, एक कैपिटल की लिमिटेशन यानी पैसा हमारे पास लिमिटेड है, ये सोल ट्रेडिंग में तो हो सकता है, ये पार्टनरशिप में भी हो सकता है, लेकिन कंपनी वाला बंदा ये नहीं कह सकता कि हमारे पास कैपिटल क्या है, लिमिटेड है। तो बताओ कंपनी के पास कैपिटल क्या होगा? इमेंस अमाउंट, जितना चाहे ऐसा। अब बताओ सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, गौर से सुनना मेरे बच्चों, यह है कंपनी, इसको पैसा दिया किसने? मिस्टर ए ने। मिस्टर ए को हम नाम दे रहे हैं शेयर होल्डर। क्या नाम दे रहे हैं? शेयर होल्डर नाम दे रहे हैं। मिस्टर ए मालिक है इस कंपनी का, एक ही बंदा है, ठीक है जी, फर्जी किस्सा आपके सामने। ये कौन है? एक ही बंदा है, ये इस कंपनी का क्या है? मालिक है। इसने कंपनी में 100 रुपए डाले, क्या सोच के डाले जी कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी तो मुझे उसमें से डिविडेंड देगी। ये डिविडेंड क्या होता है सर? जब कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है तो मालिक को उस प्रॉफिट में से पैसा दे देती है कि भाई ये लो ले लो। अब कंपनी के इस इन्वेस्टर का एम क्या है कि क्या करे? प्रॉफिट कमाए यानी डिविडेंड कमाए, ऐसा। इसने इस कंपनी में ये सोच के पैसा इन्वेस्ट किया कि मुझे 15% का इंशाल्लाह रिटर्न मिलेगा। ये परसेंटेज किसकी है? इस 100 रुपए का 15%। इसे क्या सोच के पैसे डाले कि यार मुझे तो इंशाल्लाह 15% यहां से मिल ही जाएगा। ये कंपनी जो बिजनेस करती है फार्मास्यूटिकल का, तो मुझे इंशाल्लाह इससे 15% का रिटर्न मिल जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं ये 15% इन्वेस्टर का टारगेट रिटर्न है? इन्वेस्टर कौन है यहाँ पे? मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? शेयर होल्डर है। ये मिस्टर ए का रिक्वायर्ड रिटर्न या टारगेट रिटर्न है, ऐसा। अच्छा अब और तो सुनना, एक और बंदा आया, ये मिस्टर बी है। मिस्टर बी ने 50 रुपए दिए कंपनी को। कितने? मिस्टर बी ने कहा मुझे 10% का रिटर्न चाहिए, हर साल चाहिए, प्रॉफिट हो या ना हो चाहिए, आप मर रहे हो तब भी चाहिए, और मेरे पैसे भी 5 साल बाद मुझे वापस चाहिए, 6 साल बाद मुझे वापस चाहिए। अब सुनो, नो 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 सुनो सुनो सुनो, रिडीमेबल टेक्निकल हमें नहीं आता अभी। मिस्टर बी कौन है जनाब? लेंडर है। कौन है? इन्होंने कंपनी को लोन दिया है। क्या दिया? लोन दिया। कोई बैंक हो सकता है। जब बैंक आपको लोन देता है तो आप उसको बोलते हो अगर पैसा प्रॉफिट आएगा तो मैं आपको भी दे दूंगा इंटरेस्ट, नहीं आएगा तो आप मेरी तरह सब्र करना। तो बैंक आपको जो है ना उल्टे हाथ का चमाड़ लगाएगा कि मैं तुम्हारी बेगम नहीं हूं, ठीक है जी, जो आपके साथ हर अच्छे बुरे में नहीं। प्रॉफिट हो या ना हो हमें क्या मिलता है? 10%। ऊपर वाला क्या है? अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। कंपनी के पास टोटल कितने पैसे आ चुके हैं? अब एक बात बताओ, अगर दोनों बंदे अब चलान डालने जाए हमारे पैसे वापस चाहिए, किसको पैसे वापस मिल सकते हैं? लेंडर को। शेयर होल्डर एक दफा जब कंपनी को पैसा दे देता है तो पैसा गया, फिर वापस, ठीक है जी, नॉन रिफंडेबल है। होता है ना अक्सर कॉलेजेस की फी के साथ, एक दफा दे दिया तो कयामत के दिन मिलेगा, ठीक है जी। अब एक बात बता, कंपनी को शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया वो वापस नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर कितना डिमांड करे? 15%। ये क्यों ऊपर वाला 15% डिमांड कर रहा है, नीचे वाला क्या पागल है? नीचे वाला भी 15% मांगे ना। नीचे वाला कह रहा है मुझे सूट चाहिए ही चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे मेरे पैसे भी चाहिए, चाहे आप डूब रहे हो चाहे मर रहे हो, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए 5 साल बाद। तो मुझे बताओ रिस्क कौन ले रहा है? रिस्क किस चीज का? कल अगर कंपनी को प्रॉफिट ना हो कौन तबाह हो जाएगा? शेयर होल्डर तबाह हो जाएगा। लेकिन लेंडर कभी भी तबाह, वो आएगा और कहेगा मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए एज पर एग्रीमेंट, अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं आपका फर्नीचर उठा के लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी। उसको लॉ ने इजाजत दी है,
तो मुझे बताओ कौन रिस्क लेता है? रिस्क का मतलब लॉस होने का बर्दाश्त कौन करेगा सर? शेयर होल्डर। तो इसलिए वो क्या कर रहा है? ज्यादा रिटर्न मांग रहा है। डेट होल्डर कितना रिटर्न मांग रहा है? सर लेंडर को उर्दू जुबान में डेट होल्डर भी कहते हैं, ठीक है, जिसने आपको लोन दिया है। डेटर नहीं कह रहा ना, क्या चीज? डेट होल्डर। ऐसा? अब बताओ जनाब, मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, कंपनी के पास कितने पैसे पड़े? इन्होंने मिस्टर ने एक बंदा अपॉइंट किया जिसका नाम है मिस्टर डी। सी लिखता तो आप कुछ और समझते, ठीक है जी। मिस्टर डी अपॉइंट किया। मिस्टर डी मैनेजर है। कौन है? मैनेजर, डायरेक्टर। ये इस बिजनेस को चलाएगा। ए कहां बैठेगा? बताओ, अपने घर पे बैठेगा। डी कहां बैठेगा? अपने घर में बैठेगा। चलाएगा कौन? डी चलाएगा। सर डी को टारगेट दिया गया 150 रुपए रखो, चलाओ कंपनी। ए को भी खुश रखना है, बी को भी खुश रखना है। अब बताओ सर चला कौन रहा है? ये आप हो। अब आपका रोल पता चला इस पूरे बीएफडी के, इस पूरे एफएफए के चैप्टर में आपका रोल क्या होगा पूरे सिलेबस में? आप होगे डायरेक्टर कंपनी, ठीक है जी। आपका रोल है, आपको ये कहा गया है कि दो लोगों ने पैसे दिए, 150 रुपए आपके पास हैं। एक बंदे ने 100 रुपए दिए, उसको 15 रुपए कमा के देने। एक ने 50 रुपए दिए, इसको 10% कमा के देना। अब आपको 150 रुपए इस्तेमाल करने कहां पर 150 रुपए इस्तेमाल करने? बिजनेस चलाने, बहुत सारी जगहों पे पैसा लगाना है, कमाना है इससे, ताकि किसको खुश रखा जा सके। मिस्टर डी का टारगेट क्या? दो लोगों को खुश रखना। कैसे खुश रखना? कमा के देना। ए को कितना कमा के देना? 100 रुपए में 15%। डी को कितना कमा के देना? 50 रुपए में 10%। इन दोनों को कमा के देना किसने? डी ने कमा के देना। गौर सुनो, डी सोच रहे मुझे साल का कितना कमाना पड़ेगा। हम डी को कह रहे हैं तुम्हें 100 रुपए में कमाना है कितना? 15%। ऐसा? और तुमने 50 रुपए पे कमाना है कितना? बताओ तुमने टोटल कमाई कितनी करनी है साल में? 20 रुपए। साल के 20 रुपए कमाने, तुम्हारे पास पैसे कितने? इसका मतलब है 150 रुपए में तुम्हें कमाई करनी है कितनी? 20 रुपए। 150 रुपए कंज्यूम करो, लगाओ, इन्वेस्ट करो, यूटिलाइज करो, और कमा के क्या लाओ? 20 रुपए दे। क्या तो बताओ कंपनी को यानी मिस्टर डी को कितने % कमाना है? 20 को 150 से डिवाइड करो, एग्जैक्ट 13.3। अब सुनो अच्छे तरीके से एक चीज सुनना। मिस्टर डी का काम है, मिस्टर डी की जेब में 150 रुपए पड़े हैं। मिस्टर डी ने इसको पैसे को लगाना है। क्या करना है? वो ठेला लगा देना है, ठीक है जी। कोई एक चीज बेचनी, कोई दूसरी चीज बेचनी है। 150 रुपए पे कमाई क्या करनी है? 20 रुपए। कमाई कितनी करनी? 20 रुपए में से क्या होगा? 15 रुपए किसको देंगे हम? ए को देंगे। 5 रुपए किसको देंगे? बी को देंगे। तो बताओ सर मिस्टर डी के पास जो 150 रुपए, उस 150 रुपए को यूटिलाइज करके मिस्टर डी ने कमाना क्या? 20 रुपए। मुझे मेरी अम्मी ने पैसे दिए, जाओ 150 रुपए इस पे कमाई करके लाओ। मैंने कहा अम्मी क्या करूं? जाओ टमाटर बेचो, सब्जी बेचो, कुछ भी करो। क्या कमा के लाना हमने? ये कंपनी किस चीज की है? फार्मास्यूटिकल कंपनी। डी क्या करेगा? नई नई दवाइयां बनाएगा, ठीक है जी। खर्चा करेगा इस पे। कहां से खर्च करेगा? 150 रुपए से। और प्रॉफिट कमा के लेके आएगा कितने का? सालाना 20 रुपए। इसका मतलब है डी को, गौर से सुनना, मैं टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, डी को अपने हर 1 रुपए में 13.33% कमाई करनी। कितना? 13.33% कमाई करनी है। अगर ये 150 रुपए पे 13.33% की कमाई कर गया तो सर ए भी खुश और बी भी खुश। अगर इससे 15% कमा लिए तो हम बी को देंगे सिर्फ 5 रुपए, बाकी सारा पैसा किसको देंगे? क्यों? शेयर होल्डर ने कहा मैं सारे खुशी और गम में कंपनी के साथ हूं। कंपनी कम कमाएगी, नुकसान कौन उठाएगा? कंपनी ज्यादा कमाएगी, फायदा कौन उठाएगा? शेयर होल्डर। कंपनी का एक बंदा जो बी है, ये सिर्फ उधार दिया इसने और इसका कोई रोल। मुझे बताओ कंपनी का टारगेट क्या है? मिस्टर डी या कंपनी ए की बात है, मिस्टर डी का टारगेट क्या है? इन्वेस्ट 150 रुपीज और कुछ भी करके आपने क्या कमाने? 20 रुपए कमाने। तो बताओ सर मिस्टर बी कितने % रिटर्न कमाए? मिस्टर डी 13.33%। तो कौन खुश रहेगा? ये दोनों खुश रहेंगे। अब सुनो, ये 13.33 कहलाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सुनो, लिखो नहीं, मैं लिखने का टाइम दूंगा। बताओ 100 रुपए कौन दे रहे कंपनी? ये हमारी खाला का पुत्र है, डी का खाला का बेटा या मामा का बेटा? सर शेयर होल्डर है, तो वो क्यों दे रहा है पैसे डी?
ताकि उसको डिविडेंड दिया जाए, ताकि उसको क्या दिया जाए, डिविडेंड दिया जाए। कितना कितना रिटर्न मांग रही है, 15% का। ऐसा मुझे बताओ, डी के लिए 15% पे करना एक कॉस्ट है। डी के लिए 15% पे करना एक कॉस्ट है। डी तो कह रहा है भाई मेरे सर पे तो 100 रुपए मार दिए गए, मुझे कमा के देना 15 रुपए से। डी के लिए, डी को 5 रुपए जो सूद देना वो भी एक कॉस्ट है। बताओ, डी को 2 खर्चे पूरे करने, 15 रुपए हर साल देने किसको, 5 रुपए हर साल देने किसको, ये डी के लिए कॉस्ट है। ए और बी के लिए इनकम है। ए और बी के लिए क्या है, इनकम है। डी के लिए क्या है, डी ने कमा के देना है किसको, ए और बी को देना है। डी ने कमा के देना है किसको, तो बताओ सर डी की कॉस्ट क्या है, 15 रुपए ए को देने, 5 रुपए बी को देने। तो सर कोई पूछे कि यार वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या है, मैं कहूंगा कुछ पैसों पे 15% कमाने, कुछ पे 10% कमाने, और लगभग आप कह लो कि 13.33% कमाने हमने एवरेज बेसिस पे। अब बताओ सर मैं आपसे पूछूं, ए को क्या मिल रहा है इस पूरे अरेंजमेंट में, डिविडेंड मिल रहा है। बी को क्या मिल रहा है, बी को इंटरेस्ट मिल रहा है। डी को क्या मिल रहा है, वेरी गुड सर, डी को तनख्वाह मिल रही है। डी को मिल रही है तनख्वाह, जो मैनेजमेंट होती है वो तनख्वाह लेती है। ठीक है जी। जब कंपनी डूब रही होती है तो पहला कौन सा बंदा है जो अपनी चादर और झोला उठा के भाग जाता है, डी बोलेगा मेरे पैसे दे दो। ठीक है जी। और फिर ए जो है ना वो डी को कहेगा जो बचा है वो मुझे दे दो। तो ए क्या करेगा, जो बचा, और डी क्या करेगा, जो बचा होगा वो किसको दे देगा, ए को दे देगा। नफा नुकसान में ए की बंदा जिम्मेदार है, कौन, बी सैलरी वाला बंदा है, बी सूद खाने वाला बंदा है। ऐसा हमारा रोल क्या है, हमारा रोल है डी। ऐसा अब बताओ, डी के जिम्मे एक काम है, क्या काम, शेयर होल्डर और डेट होल्डर के लिए पैसा कमाना है। ऐसा पैसा कमाना है, कितना कमाना है, हर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 13.33% कमाना है, ताकि कौन खुश रहे, ये दोनों खुश रहे। अब सुनो सुनो सुनो, अब डी को मिला मौका, डी के सामने एक प्रोजेक्ट आया जिसको मैं नाम दे रहा हूं प्रोजेक्ट एक्स। प्रोजेक्ट एक्स क्या है सर, प्रोजेक्ट एक्स ये है कि हमने जो है वो दोराजी में क्या कहते हैं उसको, गोला गंडा बेचना। ठीक है जी। इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए 70 रुपए की। कितने की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 70 रुपए की। कहा जाता है कि गोले बेचने पे अगर आप 70 रुपए लगा दें तो इंशाल्लाह आपको 18% का रिटर्न मिलेगा हर साल। डी के पास एक बंदा है, उसने कहा गोले क्यों नहीं लगाते, तुम्हें 150 रुपए मिले ना पैसा कमाने के लिए, जाओ जरा गोले लगा दो, 70 रुपए लगेंगे उसमें। अब डी ने कहा यार कितने का रिटर्न आ रहा है, क्या डी को इस प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाहिए, क्यों सर, क्योंकि डी अगर 18% कमाएगा ना, डी को कमाना कितना है 13.33%, तो अगर ये कमाएगा तो शेयर होल्डर भी खुश और डेट होल्डर भी खुश। क्या डी को इधर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बताओ, डी के जिम्मे 2 काम है। पहला काम ये डिटरमिन करना है कि उसको कमाना कितना है, ये कहलाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा पार्ट क्या है, जो डिटरमिन कर लिया ना कि कमाना क्या है, अब इसको इन्वेस्ट करना है पैसे। दूसरा पार्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। ऐसा सर हमारा जो सेकंड पार्ट है ना वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। जो हमारे कोर्स का थर्ड पार्ट है ना कि इन्वेस्ट कहां करना चाहिए, ये होगा ये पार्ट। ऐसा अब आपके कोर्स में 2 चीजें, डिटरमिन योर वेट और इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। ऐसा तो इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली आप पढ़ोगे तीसरे पार्ट में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आपने देखा ना आखिरी चैप्टर जो था उसमें आप क्या करोगे कि हम पैसे जो लगा रहे हैं क्या हम उस पर रिक्वायर्ड रेट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। पहला पार्ट क्या होगा, रिक्वायर्ड रेट है कितना। दूसरा पार्ट क्या, चेक करो कि हम उसको कहां से कमा सकते हैं। ऐसा ये बात समझ आती है भैया। अब बताओ उसमें टेक्निकल चीजें, हु इज मिस्टर ए, शेयर होल्डर, हु इज मिस्टर डी, सर बी, लेंडर, लेंडर को आज के बाद हम कहेंगे डेट होल्डर। क्या चीज, सर इसने कंपनी को डेट दिया है तो डेट होल्डर, एक ने कंपनी को पैसे दिए तो शेयर होल्डर। ऐसा अब मुझे बताओ सर, जो शेयर होल्डर है वो क्या सोच के है कंपनी में, डिविडेंड खाएगा। लेंडर क्या सोच के है, सूद खाएगा। मिस्टर डी कौन है, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का डायरेक्टर। इसके जिम्मे क्या काम है, जो पैसा आया है वो आपने ऐसे इन्वेस्ट करना है कि इनके रिक्वायर्ड रेट्स अचीव हो सके। अब आपके पूरे कोर्स में ना ये 13.33% का रेट डिटरमिन करना, ये आपके कोर्स का आधा पार्ट है। ये जो इतना आसान लग रहा है ना
कि 100 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 को 10 से और 20 को ऊपर रख के 150 को नीचे दिया तो 13.3 थी। इतना आसान नहीं है। अभी हमने क्या किया है, ठोस गजा में पहला कदम, सेरेलैक खाना शुरू किया। ठीक है जी, पक्का? ये कॉपी कर लो, शाबाश। मैं क्लास में थोड़ी देर में कॉल करूंगा, शाम क्लास में मिला। $13.33 इज योर टारगेट रिटर्न। ठीक है जी, किसमें? ये जो 13.33 है ना, ये सैलरी देने के बाद है। 20 रुपए सैलरी देने के बाद है प्रॉफिट। ठीक है ना, प्रॉफिट का मतलब होता है सारे खर्चे। सर हर शेयर होल्डर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न मैनेज करके आता है, वेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है जी, यही हमने अभी पूरे सेशन में सीखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि शेयर होल्डर क्या मांग रहा है। हर बंदे की थिंकिंग अलग होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि बैंक क्या मांग रहा है। ये पूरे कोर्स में हमने यही सीखना है कि ये चार चीजें निकलेंगी कैसे। शेयर होल्डर कितना पैसे लेके आया, क्या मांग रहा है, डेट होल्डर कितने पैसे लेकर आया और क्या मांग रहा है। ये चार चीजें अगर हमें पता हो तो हम क्या निकाल लेंगे। अच्छा जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर कितने पैसे लेके आए, क्या सोच के लेके आए? 15% की कमाई करा दो हमें, हम खुश हो जाएंगे। सूदखोर क्या आया लेके, उससे क्या सूद हराम है इसलिए मैं थोड़ा ही मांग रहा हूँ, 10% दे दो मुझे। हमने कहा ठीक है भाई, आपके इन दोनों के पैसों पे हमने क्या देना, रिटर्न देना है। कितना रिटर्न देना है हमें? 13 अगर कंपनी अपने हर एक रुपए पे 13.33 कमाए, अरे भाई ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ सर, बुक सिर्फ कॉम ऐसे खरीद सकता है या अलग से भी खरीद सकता है? समझ नहीं आया बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर डे वन पे नहीं हो रहा, शेयर होल्डर को कितना रिटर्न चाहिए पता नहीं चल रहा। सुनो, एक चीज अभी हम ये अज्यूम करके, बेटा अल्लाह के वास्ते मेरी क्लास में आपस में डिस्कशंस करते हो ना, मेरे कान में बीमारी है, मुझे सुनाई ज्यादा देता है, मैं डिस्टर्ब होने लग जाता हूँ। वो आखिरी में कोई बात कर रहा होगा ना तो मुझे सुनाई दे रहा होता है। ठीक है जी, तो सर में दर्द हो जाता है, मुझे लगता है कि यार मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। घर में भी हाल हो, बाहर भी हाल हो, तो फायदा क्या। ठीक है ना, तो थोड़ा आपने मुझे यहाँ फील कराना है कि मैं थोड़ा स्पेशल हूँ। ठीक है, अच्छा केपीके में बुक डिलीवर हो जाएगी, पूरे पाकिस्तान में आता है ना मेरे भाई केपीके, वहां पे भी हो जाएगी डिलीवर यार। ठीक है, सब जगह डिलीवर हो जाएगी। गूगल फॉर्म दूंगा, आपने गूगल फॉर्म खोलना है, उधर डालना है मेरा ये नाम है और मेरा ये एड्रेस है, काइंडली मुझे किताब भेज दे। ठीक है जी, किताब यहाँ से जो है वो उसको कोरियर के वाले को दे दी जाएगी। कोरियर वाला आएगा, आपके दरवाजे में नॉक करेगा, आपसे नाम पूछेगा, आपको किताब देगा, आप उसको पैसे दे देना। सर फिर कोरियर वाला घर कैसे आएगा, वो उसका काम है। ठीक है जी, सेट है जी। डे वन पे पता नहीं होता कि शेयर होल्डर को कितना रिटर्न चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। कंपनी को पहले दिन से पता होता है कि शेयर होल्डर, अब मैं मिसाल के तौर पर आपसे पैसे मांग रहा हूँ, किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं तैयार हूँ, आप पैसे देना। आपने पूछा कि भाई कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, मैंने कहा यार हम एक ना छोटा सा ए लेवल्स का सेटअप बना रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो? आपने कहा मैं पैसे दे रहा हूँ और मुझे चाहिए 20% का रिटर्न। ऐसा है, जब मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ तो क्या सोच के ले रहा हूँ? अगर मैं आपसे बगैर पूछे पैसे ले लूँ अभी, आपको कहूँ कितना रिटर्न चाहिए, आपको बाद में बता देता हूँ। और मैंने जब बिजनेस करना शुरू किया, आप आ गए, आपने कहा मुझे 80% का रिटर्न चाहिए, तो मिस्टर डी की तो वही
तो लॉजिकल सवाल पूछने, ठीक है जी। 13.33 टारगेट रेट ऑफ रिटर्न है, बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट एक्स वाली बात दोबारा बता दें। प्रोजेक्ट एक्स, वो डी को टारगेट मिला आपने 150 रुपए से 20 रुपए कमाने, डी क्या करेगा? जहां उसको लगेगा पैसा कमाने का वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है जी। डी को अलाउड है सिर्फ फार्मा बिजनेस में पैसे डाल सकता है। वो क्या करेगा? ऐसी दवाइयां बनाएगा जिससे नींद ना आए, ठीक है जी। स्टूडेंट्स को बेचेगा, ठीक है जी। कुछ लोगों को ऐसी दवाइयां बेचेगा जिससे नींद आ जाए, जिनका भी अभी जो है वो नाता टूटा है लोगों से। तो भाई डी का काम है 150 रुपए पे कमाई करना, वो कुछ भी करे। मैंने कहा प्रोजेक्ट एक से एक गोले गंडे बेचने वाले का ठेला है, उसमें पैसे लगा दे, ठीक है जी। पहला काम डिटरमिन वैक, और दूसरा काम ये कि वैक कमाए कैसे। जी मेरा बच्चा, ये इसकी बात करो, ये दोनों के लिए कमाना है 15%। नहीं, मुझे एक बात बताओ, आज मैं आपसे एक बात करता हूं, सीमेंट सेक्टर ज्यादा रिस्की है, सीमेंट सेक्टर ज्यादा रिस्की है या बैंक? आप पैसा किस में डालोगे तो आपकी हालत टाइट होगी? सीमेंट सेक्टर में, क्योंकि हमें पता है बैंक का बिजनेस पाकिस्तान में बहुत स्टेबल है, इतना अफेक्ट नहीं होता मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स चेंज होने से। सर बहुत टेक्निकल बात हो गई। बैंक का बिजनेस इतनी जल्दी खराब नहीं होता, आप पैसा इन्वेस्ट करें आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। सीमेंट वाला बुरे वक्तों में, जब मुल्क में बुराई चल रही होती है ना, जलजला आ गया कोई, या मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने में जा रहा है, सीपैक चल रहा है सर, तो क्या हुआ? सारे सीमेंट सेक्टर की कंपनीज ने कमाना ज्यादा है। ऐसा आप बताओ, आपको बैंक में पैसा डालना है, वहां भी डालना है, बैंक से आप 10% मांग रहे हो, 11% मांग रहे हो, सीमेंट वाले से कम मांगोगे ज्यादा मांगोगे? ज्यादा मांगोगे। इसका मतलब है सर शेयर होल्डर देखता है कि यार रिस्क कहां पर है। अच्छा, सीमेंट सेक्टर आज बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, क्यों? बिजनेस ही नहीं है उसके पास, बिजनेस ही नहीं है। तो सीधी सी बात है सर, अगर एक सीमेंट सेक्टर का इन्वेस्टर होगा तो उसको पता है रिटर्न कभी आसमान पे होगा, कभी जमीन में होगा, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा मुझे ज्यादा रिटर्न दो ताकि जल्दी जल्दी मैं पैसे निकाल लूं। और बैंक वाला, तो सर इसका मतलब है इन्वेस्टर देख के रिटर्न मांगता है। ये सारी चीजें आगे आ रही है, गाड़ी को थोड़ा सा आगे चलने दो। अभी हम यहाँ बैठे हैं इस वक्त शहर फैसल पे, आप करो लांडी पे फला इस वक्त इस दुकान पे क्या हो रहा है, रुक जाओ, आगे आ रहे हैं, लांडी तक बस ले जाएं, आपको अंदर नजर आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। ये कोई एग्जाम की कोई मसला नहीं। तीसरा काम बता दें, दो ही मैंने बताया, दो ही काम करना है। क्या काम करना है? वैक डिटरमिन करना है, फिर ये डिटरमिन करना है कि ये पैसा कहां से कमाए। डन। एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, वैक डिटरमिन कर लो। दूसरा काम, अच्छा सुनो 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 सुनो, एक बहुत बारीक चीज बता रहा हूं। मिस्टर ए अपने शेयर बेच सकते हैं, बेच सकते हैं ना? किसको बेचेंगे? किसी दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को। क्या उसका रेट सेम होगा? उसका रेट जैसा ही होगा? नहीं, वो आगे में भी ज्यादा मांगे, वो आगे में भी कम मांगे। तो डी अपनी नौकरी बचा सकता है दो तरीके से। आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, हम आगे पढ़ेंगे। क्या तो कोई ऐसा इन्वेस्टर ढूंढे जो कम रिटर्न मांगता है, यानी वैट को कम कर दे, या क्या करे, कोशिश करे कि 150 रुपए को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करके कमाई कर ले, ऐसा। अब अगर मैं आपको डाटा दूं, आप मुझे वैट निकाल के दे दोगे? चलो जी, आए जरा सर ये डाटा हमें कहाँ से मिलेगा? किताब। सर ये आपको किताब में मिल जाएगा हैंडआउट, अभी मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे दे दूंगा, लेकिन ये सारे सवाल जो है वो किताब में मौजूद है, ठीक है। जी वैट क्या होता है मेरे बच्चों? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बता के आप शर्मिंदा ना करो ना। वैट का मतलब होता है कंपनी की मैनेजमेंट के लिए जो रिटर्न कमाना है ना, ये उसका टारगेट है कंपनी की मैनेजमेंट, ये कमा के देना, ठीक है जी। अभी वक्त फिल वक्त इसको ऐसे ही देख लो, फिर मैं ग्रुप पे पूरा हैंडआउट शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। जी 14.5%।
तो ये इतना ही आसान है, हैं? अच्छा जी, चलो जी भाई, जिसको इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, अभी काफी सारे बच्चों का मैसेज है, एकदम से लाइट गई है, 12-13 लोग गायब हो गए, तो ये शायद एक ही इलाके के थे सारे। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन ना। अब बता जी, कितना सर बैक? अच्छा सुनो 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 मेरे बच्चों, एक बीमारी 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 क्या है? लोग जाएंगे फॉर्मूले पे। बेटा 2 मिनट प्यारा भाई, अभी मैंने आपको कहा यार थोड़ा सा लिफ्ट करा दे भाई। E इंटू के प्लस डी इंटू के डी डिवाइडेड बाई ई प्लस, अल्लाह के वास्ते कोई फॉर्मूला हमें याद, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा ही नहीं। बताओ कंपनी के पास कितने पैसे जो शेयर होल्डर लेकर आया? 45,000। शेयर होल्डर्स क्या मांग रहे हैं? इस पे 16% कमा के देना है, फिर 15,000 रुपये क्या कमा के देना है? कंपनी के पास टोटल 60,000 रुपए। कंपनी ने कितना रिटर्न कमाना है साल का? 8,700। कितने पैसे इस्तेमाल करके? और ये आता है 14 अब सुनो 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 14.5% कंपनी को कमाना है, ताकि कौन खुश रहे? शेयर होल्डर ना? नहीं सर, दोनों दोनों दोनों। कंपनी को एक प्रोजेक्ट नजर आया, सर ये प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, वापस बता दो यार। देखो मेरे पास आज से ठीक आज समय में 5 साल बाद में शायद पढ़ाना उड़ाना छोड़ दूं, ठीक है, इसलिए कि सब रिकॉर्डेड हो चुका होगा, रिकॉर्डेड बेचेंगे तो, ठीक है जी, बेचेंगे तो पैसा इतना कमा लिया होगा, हम सुकून से रह सकेंगे, गुजारा। अदरवाइज पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है ना, इंसान को कंटेंट रहना पड़ता है, एक पॉइंट पे आके उस पैसे को एंजॉय भी करना चाहिए, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि 5 साल बाद हम क्या कर लें, रिटायरमेंट ले लें। फिर मेरे पास पैसा बहुत सारा होगा, कहाँ खर्च करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा कहाँ पर? सर मैं शायद एक फ्रूट का ठेला लगा दूं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। मैं शायद सर एक हजाम की दुकान खोल लूं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। मैं शायद एक दर्जी की दुकान खोल लूं, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। मैं शायद सर दवाइयां बनाना शुरू कर दूं, हकीम वाली नहीं है, नॉर्मल वाली, ये भी एक प्रोजेक्ट। मैं भी हकीम वाली भी बनाना शुरू कर दूं, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। तो सर आप जहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ARTT भी एक प्रोजेक्ट था, जिसमें किन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया? अहमद रजा ने और तारिक कुनियों ने, ठीक है जी। थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए और माशाल्लाह आज वो, ठीक है, ठीक है जी। तुम लोग क्या लगता है कोई हम अरबों रुपए कमा रहे हैं क्या? हैं? करोड़ों रुपए बना रहे हैं क्या? करोड़ों रुपए, सही सोच लो तुम। अच्छा जी, इंसान को हमेशा अपनी अकल और दूसरे का पैसा बहुत नजर आता है, याद रखना। जिसको लगता है कि सबसे अकलमंद दुनिया में मैं ही हूं, और लगता है कि सबसे कम पैसा मैंने कमाया, दूसरे ने बहुत कमाया, वो फजूल आदमी है। देख कितना पैसा है उसके। आपको चाय बेचने वाला पठान भी हजम नहीं होता, उसकी होटल पे बैठ के क्या कर रहे होते? दादा 500 कप तो बेचता होगा, एक कप से 20 रुपए भी कमाता है, 10,000 रुपए दिन के हो गए, और 30 दिन में 3 लाख रुपए कमा रहा है। और यार देख कुछ भी नहीं पड़ा इधर, साला मैं खत्म हो गया, ठीक है। होता है ना। फिर एक बंदा कहता है तूने पराठों का तो लगाया ही नहीं। अल्लाह के वास्ते यार, चलो जी। अब बताओ 14.5 हमने कमाना है। सुनो, कंपनी को एक नजर है होटल। कंपनी ने कहा कि अगर मैं होटल में पैसा इन्वेस्ट करूं ना, तो होटल में मुझे 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, होटल में मैं 20% कमाऊंगा, क्या ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, क्यों? तो कमाना 14.5% है। कंपनी अगर किसी ऐसी जगह इस पैसे को इन्वेस्ट कर दे, जब मैं रेफर करूंगा कंपनी, तो ध्यान में रखना मिस्टर डी की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। कंपनी अगर इसमें होटल में पैसा इन्वेस्ट करे, कंपनी 20% कमाएगी, शेयर होल्डर भी खुश रहेगा, डेट होल्डर भी, शेयर होल्डर शायद ज्यादा खुश हो जाए, ठीक है जी। अब बता जी मेरा बच्चा। हाँ नहीं, वो तो सीधी बात है ना, अगर यहाँ 80,000 रुपए डालना होता तो हमारी कंपनी छोटी पड़ जाती, ठीक है जी। अच्छा, हमें क्या पैसे और डालने चाहिए? मे बी मैक्सिमम लिमिट हो। हमें भी, हमने बचपन में कहावत पढ़ी है ना कि आप सारे अंडे एक ही थैले में ना डालें,
ऐसा है, ऐसा कोई कहावत थी ना, वो कह रहे नहीं थी, बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ऐसा है। अच्छा चलें, होटल के बाद सर एक जो है ना वो एक पार्लर है सर। सर ये जो है वो एक पार्लर में 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ 18% का रिटर्न है, पैसा इन्वेस्ट करें। हाँ सर करें, 45,000 रुपए इन्वेस्ट हो गए, ठीक है जी। एक सर हमारे पास गेमिंग जोन है, यहां पर हम जो है वो 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इधर का रिटर्न है 12%। क्या करें? नहीं सर नहीं, कोई अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढें, क्योंकि यहाँ पैसा डालना फजूल है। क्यों सर? आपको 14.5% कमाना है अपने हर एक रुपए पे। अब एक बंदा सोच रहा है ऊपर इतने कमा लिए तो थोड़ा नुकसान भी तो कर सकते हैं, नहीं, ये हमारी सोच। हम क्या करेंगे, इससे बेहतर प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ये बात समझ आती है? नहीं हो तो फिर हमने आगे जाके देखना है कि इस पैसे को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब बताओ सर, मिस्टर डी के दो काम, डिटरमिन बैक एंड देन इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। इन्वेस्ट इन दोज प्रोजेक्ट्स जहां पर आपको रिटर्न वैक से ज्यादा मिल रहा हो, वैक से ज्यादा मिल रहा हो। ये बात समझ आती है भैया? ये कॉपी कर लो सर, शाबाश। मुश्किल आसान है, हम हर दफा पूछेंगे और अभी यही जवाब आएगा। अभी तक तो आसान, यहाँ तक के पेपर आ जाएंगे, ठीक है जी। फिर आप साहित्य पूछेगा, हाँ भाई अभी तक सही है, हैं? नहीं, कैसा दिया वाला सीन में। अच्छा हाँ जी, यार ये जो ऑलराउंडर है हमारा, 4 जगह पे मुंह घुमा के बातें कर रहा है, चुप हो जाओ भाई। ये लाल लाल शर्ट वाला जो है, यहाँ भी मुंह दे रहा है, वहां भी दे रहा है, यहाँ भी वहां भी, बैठ जाए जगह भाई। हाँ जी, नहीं है क्या बोला, मुश्किल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट बैक से ज्यादा वाले में करनी, ऑब्वियस सी बात है। चलो जी बड़े स्टेप आगे, प्यारे भाई बड़े स्टेप आगे बढ़ो, शाबाश शाबाश शाबाश। सारी चीजें छोड़ो ना, फोकस करो, बोर्ड पे फोकस करना है, बोर्ड पे फोकस करना है। चलो बैलेंस शीट देखी है ना कंपनी की, है? कभी को बैलेंस शीट देखी है ना? हाँ सर देखी है हमने। अब सुनो जरा दोस्त, एक छोटी सी मीटिंग हुई है हमारी, मीटिंग विद अ बैंकर। एक बैंक पे मैं गया हूँ मीटिंग करने के लिए। सुनो, मैं हूँ बड़ा एक मासूम बंदा जिसको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है जी। रमजान में मीठा मीठा बोलिएगा प्लीज। अभी मैं क्या गालियां दे रहा हूँ क्या भाई? चलो जी मीठा मीठा बोलेंगे, टेंशन नहीं। अच्छा जी सर, एक मीटिंग हो रही है बैंकर से, और सुनना अच्छे तरीके से सुनना, इसमें मैं 4-5 टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा, वैसे एक्सप्लेन करता रहो तो मैं समझ नहीं आता, ठीक है। मैं एक बैंक के पास गया और मैंने कहा बैंक मेरे पास ना 5 करोड़ रुपए पड़े, कितने? 5 करोड़। ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि मैं काम वाम ना करूं। बैंक ने कहा ठीक है, ऐसा है कि मैं 5 करोड़ रुपए आपको देना चाहता हूं और इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे इस पर रिटर्न खाना है, ऐसा कि मैं सुकून से बैठा रहा हूं, मैं बस अयाशी की जिंदगी जी। बैंक ने कहा अच्छा। बैंक ने कहा हम आपको एक डिपॉजिट अकाउंट ऑफर कर रहे हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं? डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है जी, गौर से सुनना। एक डिपॉजिट अकाउंट ऑफर कर रहे हैं, इस पे आपको सूद मिलेगा 2% पर एनम। कितना? मैंने कहा 2% पर एनम, खाली 2%? उसने कहा खाली 2%। मैंने कहा ये तो बहुत कम है। तो बैंक ने कहा आपकी मर्जी, आप जब पैसे डालो निकालो आपकी मर्जी, ठीक है जी। क्योंकि आप बैंक में पैसा छोड़ोगे ही नहीं, आप बार बार आके उसको निकालोगे डालोगे तो बैंक एक जगह पे आके मफलूज हो जाता है कि बैंक आपका पैसा यूटिलाइज नहीं कर सकता। ऐसा आपने बैंक के पास 10 रुपए रखा है, आप घूम के एटीएम से आपने निकाल ली, फिर आप दोबारा अंदर बैंक गए, 10 रुपए निकाल रखवा है, फिर 12 एटीएम से निकाल ली, लेकिन आपको कर क्या रहा है? अच्छा फील हो रहा है कि मैं पैसे निकाल रहा हूँ, जमा करा रहा हूँ, वैसे ही पैसा।
बैंक ने कहा भाई अगर आप पैसे रखवाते हो और बार बार इस तरह निकालोगे ना तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा, हम उसको आगे कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर सकेंगे, तो हम आपको रिटर्न कितना दे रहे हैं, ओनली 2%। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है, थोड़ा सा और बढ़ाएं, देखें कुछ आसरा निकले, गुंजाइश निकालें। तो बैंक ने कहा मैं आपको एक दे रहा हूं टर्म डिपॉजिट। मैंने कहा ये क्या, 12% का रिटर्न डेट होल्डर के इंटरेस्ट से ज्यादा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं सोचते हम, ध्यान, ऐसा नहीं सोचते बेटा, हम दोनों का पैसा मिला के देखते हैं, ठीक है जी, ध्यान में इसको बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अब तो टर्म डिपॉजिट, बैंक ने कहा आप तुम पैसे डालोगे ना निकालोगे नहीं। मैंने कहा कब तक, बैंक ने कहा पूरे साल पैसे नहीं निकालोगे, ये तुम्हारा टर्म डिपॉजिट है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर बैंक ने कहा अब मैं तुम्हें दूंगा 8% का रिटर्न। बैंक ने कहा जब तुम पैसे रखवा दोगे ना तो तुम दफा हो जाओगे यहाँ से, फिर तुम रोज रोज आओगे नहीं, ये पैसे हमारे पास पड़े रहेंगे, हम आगे कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। ये कौन कह रहा है, बैंक कह रहा है, किसको कह रहा है, मुझे कह रहा है, ठीक है। मैंने कहा यार 8% भी बहुत कम है, असल में मैं यूरोप वोरप घूमना चाहता हूँ, हर महीने में चाहता हूँ कि कहीं एक मुल्क जाऊँ कभी दूसरे मुल्क जाऊँ, तो थोड़ा सूद का रेट और बढ़ाओ। बैंक ने कहा फिर हमारे पास तीसरी चीज ये कि आप बैंक में पैसे ना रखवाओ। क्या करो, बैंक में पैसे ना रखवाओ, आप एक काम करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो। क्या चीज खरीद लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपको 9% का रिटर्न मिलेगा। आप बोलो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे दे दूं, ये कह रहे हो तुम, जरदारी को, नवाज शरीफ को पैसे दे दूं मैं, हाँ कितना रिटर्न देंगे, 9% का रिटर्न देंगे। तो बैंक ने कहा आपका पैसा नहीं डूबेगा। क्या बात कर रहे हैं भाई तू, हैं पूरा पाकिस्तान डूब गया तो मेरे 5 करोड़ नहीं डूबेंगे। उसने कहा नहीं नहीं डूबेगा। तो मैंने बैंक को कहा यार मतलब कितना कॉन्फिडेंस है तुम बता रहे हो नहीं डूबेंगे। उसने कहा सर गवर्नमेंट के पास होती है पैसा छापने की मशीन, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे छाप के आपको देगी। तो मैंने कहा अमेरिका को भी दे देना, उधार पूरा हो जाएगा हमारा। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, आपको पैसा छाप के दे सकती है, अमेरिका को इतना बड़े पैमाने में नहीं। तो हम जब कहते हैं ना कि गवर्नमेंट को पैसा देना एक सॉवरन डेट है, क्या सॉवरन डेट का मतलब पैसे नहीं डूबेंगे, पैसे आज के बाद आपसे कोई कहे गवर्नमेंट को लोन देना है, आप दिल खोल के दो, क्यों, गवर्नमेंट आपके लोन पे डिफॉल्ट नहीं करेगी, भागेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या मौजूद है, पैसा छापने की मशीन। ये हमें सिखाया जाता है इकोनॉमिक्स में कि सबसे सेफ डेट कौन सा है जो आप गवर्नमेंट को देते, ऐसा। अब गवर्नमेंट को हमने दे दिया 9%, ठीक है जी, गौर से सुनना। मैंने बैंकर को कहा यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और सूद। उसने कहा यार सूद हराम है। उसने कहा जब खाना है तो पेट भर के खाते हैं, जब एंड में जूते ही खाने हैं तो थोड़ा मजा करके तो खाएं, हैं ये क्या, ये कुत्ता भी खाया और मजा भी नहीं आया है, तो थोड़ा सा और मुझे ज्यादा चाहिए सूद। तो उसने कहा अच्छा, फिर आपके लिए में काम करते हैं, आप है ना काम करो, गौर से सुनना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दो बेटा। ये सारी टर्म्स मैं भी पूछूंगा बार बार, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या। उसने कहा जैसे यूनिलीवर को पैसे चाहिए, हमें पता चला, जाओ उनके पास पहुंच जाओ, दे दो उनको पैसे। जैसे आप जो है वो मिसाल के तौर पर कौन सा एंग्रो को पैसे चाहिए, आप उनको जाके दे दो। मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको पैसे चाहिए। उसने कहा आप ब्रोकर्स को फोन करो, वो आपको बता देंगे कि कौन कौन सी कंपनी इस वक्त पैसे ढूंढ रही है, आप उनसे जाके उनको उधार दे दो, ठीक है जी। इस पे आपको रिटर्न मिलेगा कोई 12% का। कितने का रिटर्न मिलेगा, 12% का। आपने कहा अच्छा, थोड़ा और तो सुनना। उससे कहा आप एक काम करें, आप शेयर्स खरीद लें, आप शेयर्स खरीद लें किसी कंपनी की, इक्विटी खरीद लें। और जो सुनो 2008-9 मेरे पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन समझ बहुत थी, स्टॉक मार्केट पूरी रीड करने आती थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने एक टीचर को मशवरा दिया, पैसे वाला बंदा था वो, उसको मैंने कहा ओजीडीसी के शेयर्स खरीद लो, मेरे पास पैसे होते हैं मैं घर बेच के खरीद लेता। ओजीडीसी चल रहा था 48 रुपीज का, कितने का, 2008-9 की बात कर रहा हूँ, तो क्वालिफाई हुआ था मैं रिसेंटली, और बड़ा दिमाग चलता रहा इस मामले में। मैंने कहा खरीद लो सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जाती घर होता ना मैं बेच देता, अब माँ के गहने वहने पड़े होते, बेगम के गहने वहने पड़े, सब बेच देता, मैं वो भाई नहीं कुछ, एक चारपाई है घर में बस। तो
अच्छा जी, देखो मसला ये है कि उस वक्त मेरा एक बेटा भी था और मुझे पता था बड़ा होकर पूछेगा कि अब्बा आपने चारपाई का क्या किया। अच्छा जी सुनो, तो मैंने उसको कहा खरीद लो शेयर। उस हजरत ने खरीद लिए शेयर। उनको लगा कि यार मैं इतनी कन्विक्शन से बात कर रहा हूँ तो कोई बात होगी। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का ओजीडीसी खरीद लिया। ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए 6 महीने में उनके 2.5 करोड़ 5 करोड़ हो गए। ठीक है जी, कमा लिए उन्होंने पैसे 6 महीने में 100% रिटर्न। ऐसा इक्विटी या शेयर जब खरीदते हो ना आप, तो उसमें रिटर्न एबनॉर्मल हो सकता है। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, आप या तो आबाद या बर्बाद। ऐसा तो बैंकर ने कहा आपको यहाँ 20% का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन यहाँ एक रिस्क है, डूबने का खतरा। ये भी हो सकता है कि क्या हो जाए, सत्यानाश, आप 50% लूज कर दो। किसी कंपनी को लोन दिया, ये भी हो सकता है ना कंपनी डूब जाए, तो पैसे गए। यहां भी लॉस का खतरा, इधर भी लॉस का खतरा, यहां लॉस का खतरा, इधर भी लॉस का खतरा। क्यों यार, बैंक को पैसे दे तो लॉस का खतरा नहीं होता? नहीं, क्योंकि बैंक के पीछे कौन बैठा हुआ है? स्टेट बैंक बैठा हुआ है। आप बैंकों को पैसे देते हो ना, स्टेट बैंक पीछे गारंटर है। पैसे डूबेंगे, स्टेट बैंक आ जाएगा बचाने के लिए। ठीक है जी, तो सर यहां भी लॉस नहीं, यहां भी लॉस नहीं, तो फिर कहां लॉस? आप गौर से सुनो, मुझे बताओ कहां पर आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है? इन दो जगहों पे। ऐसा, इन दो जगहों पे गौर से सुनना, इन दो जगहों पे नजर आ रही है रिस्की इन्वेस्टमेंट है। पैसे डालोगे तो मे भी फायदा भी हो, मे भी। तो देखिए रिस्क जहां पर ज्यादा, वहां पे आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलना। बताओ इस मुल्क में अगर मैं देखूं, पाकिस्तान में सबसे कम रिटर्न आपको किस चीज पे मिल जाए? बैंक डिपॉजिट्स पे, टर्म डिपॉजिट्स पे। इन दो को अगर मैं क्रॉस कर दूं और सिर्फ इन 3 चीजों को देखूं तो सबसे कम रिटर्न किसके ऊपर है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर। लेकिन फायदा क्या है? पैसा डूबने का कोई चांस नहीं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी को लोन देते हो तो कंपनी डूब सकती है। ठीक है, जो हमारे से ज्यादा है तो वहां थोड़ा रिटर्न भी ज्यादा है। और अगर आप सर शेयर्स खरीद लो तो वहां तो डूबने का बहुत ज्यादा चांस है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। अब आप सुनना जरा गौर से, क्या मैं कह सकता हूं कि जहां रिस्क ज्यादा वहां रिटर्न ज्यादा? रिस्क का मतलब पैसा डूबने का खतरा। क्या मैं कह सकता हूं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड पे अगर 12% का रिटर्न है तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट पे 8% प्रीमियम है? अगर बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करोगे 12% मिलेगा, लेकिन अगर शेयर्स में पैसा डालोगे तो 8% का प्रीमियम मिलेगा। ऐसा है कि नहीं? अब बताओ सर, मैं पैसे देके अगर किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद लूं, बॉन्ड खरीद लूं, उसको लोन दे दूं, तो मैं क्या मांग रहा हूँ उससे? ये रिक्वायर्ड रेट होगा मेरा। अगर मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं तो मैं क्या 12% मांगूंगा? नहीं, मैं उसके शेयर्स खरीदूं तो मैं क्या मांगूंगा? कि मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। क्यों? रिस्क ज्यादा। अब ऊपर आओ अपने एग्जांपल पे, ऊपर आओ अपने एग्जांपल पे। मिस्टर ए कंपनी के शेयर्स खरीद रहे थे, क्या मांग रहे थे? 15% मांग रहे थे। बी लोन दे रहा था, वो क्या मांग रहा है? बताओ मिस्टर ए कितने परसेंट का प्रीमियम मांग रहा है? 5% का मिस्टर ए प्रीमियम मांग रहा है। ऐसा क्या इक्विटी होल्डर हमेशा प्रीमियम मांगेगा? क्या इक्विटी होल्डर हमेशा प्रीमियम मांगेगा? हाँ सर प्रीमियम मांगेगा। वो कहेगा भाई मुझे प्रीमियम चाहिए। क्यों? रिस्क ज्यादा है सर। ऐसा मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि जितनी आपने आपकी नॉलेज है, मैं पूछता हूँ, फार्मा कंपनी ज्यादा रिस्की है ऑयल एंड गैस? आजकल ऑयल एंड गैस है। क्यों? सर इंटरनेशनल मार्केट में जो चीजें फ्लक्चुएट हो रही है उसका सारा इम्पैक्ट प्राइसेस के ऊपर आ रहा है। ऐसा फायदा किसको हो रहा है? ऑयल बेचने वाली कंपनी को फायदा हो रहा है, ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। जो ऑयल को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बना रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। ऐसा हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं। एयरटीटी ऑयल इस्तेमाल करता है, बेचता है? इस्तेमाल करता है ना, हम डीजल डालते हैं। तो हमारे लिए क्या हो रहा है? ऑयल प्राइसेस बढ़ने से नुकसान हो रहा है। लेकिन ओजीडीसी को क्या हो रहा है? एक बंदा कह रहा है ओजीडीसी क्या है सर? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन है, कंपनी है बड़ी। ठीक है जी, मिसाल दे रहा हूं। तो सर जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। अब मुझे एक चीज ये बताएं सर, अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल दूं
और मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई कि कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डर्स जो है ना वो 12% का रिटर्न मांग रहे हैं। कोई बंदा अगर कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे कितना मांगता है वो? 12% मांगता है। इक्विटी वाले 8% का प्रीमियम मांग रहे हैं। इसका मतलब है इक्विटी होल्डर का रिक्वायर्ड रेट क्या है? 20%। क्या रिक्वायर्ड रेट है? अब बताओ इक्विटी होल्डर को ज्यादा रिटर्न क्यों दिया जाता है? वो रिस्क ले रहा होता है, वो रिस्क ले रहा होता है। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उस पर रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मुकाबले में क्यों ज्यादा है? सर एक कंपनी को आप लोन दे रहे हो, वो डूबे तो गए आपके पैसे, गवर्नमेंट नहीं डूबेगी, ऐसा? अच्छा, गवर्नमेंट बॉन्ड के मुकाबले में इक्विटी पे कितना प्रीमियम? गवर्नमेंट बॉन्ड के मुकाबले में इक्विटी पे कितना प्रीमियम है? 11%। कितना? अब अगर एग्जाम में आपको वो प्रीमियम का वर्ड इस्तेमाल करे तो परेशान तो नहीं हो जाओगे? प्रीमियम का मतलब क्या है? ज्यादा रिटर्न। प्रीमियम का मतलब क्या है? क्यों? ये हमारी मामा का पुत्र है, खाला का पुत्र है, क्या हम इसको ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं? नहीं सर, ये क्या ले रहा है? रिस्क ले रहा है, ऐसा? तो बताओ सर, कंपनी में सिर्फ दो ही चीजें होंगी, बॉन्ड होल्डर यानी डेट होल्डर यानी लेंडर और शेयर होल्डर। लेंडर और शेयर होल्डर, लेंडर और शेयर होल्डर, यानी आखिरी दो की बात हो रही होगी। लेंडर हमेशा कम रिटर्न मांगेगा और शेयर होल्डर हमेशा, ऐसा? ये पहले कॉपी कर लो सर, शाबाश। शेयर होल्डर रेट ज्यादा ले रहा है, इसका रीजन क्या है? सर शेयर होल्डर जो है ना वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है। भाई रेट ज्यादा का मतलब है पैसा डूब सकता है। कल कंपनी डूबेगी तो जो उधार देने वाला है वो थोड़ी मानेगा कि भाई कंपनी को लॉस हो गया, वो तो कहेगा मुझे मेरा पैसा चाहिए। आपने मिसाल के तौर पर अब्बा से उधार लिया और जुए में हार गए, अब्बा ने कहा पैसे, आपने कहा बिजनेस किया था हार गया, आप जिम्मेदार? नहीं बेटा नहीं, मैं पार्टनरशिप नहीं कर रहा था तुम्हारे साथ। आज एआरटीटी में लॉस होता है, कौन जिम्मेदार है? मैं और तारिक साहब दोनों। अरे भाई काफी टाइम आपको चुप रहना पड़ता है, मुझे इस चीज का अंदाजा है, और काफी दिनों बाद दोस्तों यारों से मिल रहा हूं, मुझे इस चीज का भी अंदाजा है, लेकिन थोड़ी आराम से बात करो। बिल्कुल प्रीमियम दोनों का डिफरेंस है बेटा। ऑयल एंड बेटा मुझसे पूछ लो यार, मुझे पैसे देने तुम लोगों ने, देने, मैं बता रहा हूं। बॉन्ड्स में लॉस कैसे? एक कंपनी को आपने पैसा दिया, कंपनी डूब गई, तो बॉन्ड में लॉस होगा नहीं होगा? आप बॉन्ड लेके पहुंच गए, यार वो मेरे पैसे हैं, तो कहेगा भाई वो रात पड़ी हुई है कंपनी की, उससे ले लो। लॉस होगा तो कंपनी पूरी जाएगी ना। टर्म डिपॉजिट पीएफसी है? नहीं 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 नहीं, इतना दिमाग पे जोर नहीं डालोगे, मैं बिल्कुल आराम आराम से सारी टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। चलें जी आगे जाएं दोस्त। टाइम कहाँ हुआ अभी भाई? कितने बजे तक हमारी क्लास? 3:30 तक है। अच्छा जी सुने, सुनो 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 मेरे बच्चों, एक छोटी सी चीज, अच्छे से एक चीज सुनना सर। आज तो हमने चूंकि इतना कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको हर क्लास के बाद ना, हर क्लास के बाद मैं आपको एक होमवर्क दिया करूंगा। आज नहीं दे रहा, सुनिएगा दोस्त, ये कैसे अंदर जाएगा? और होमवर्क के बाद ना आपको इस तरह का एक वीडियो सोल्यूशन मिला करेगा होमवर्क का, ठीक है जी? इस तरह का वीडियो सोल्यूशन मिला करेगा होमवर्क का, ठीक है जी, ताकि आप घर पे उसको अटेम्प्ट करो, और अगर आपको मसला हो तो आपके पास ये सोल्यूशन मौजूद हो। मैं आपके साथ होऊंगा हर वक्त, ठीक है जी?